Infinity Classes, endless learning. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इन्फिनिटी क्लासेस पे। पिछले क्लास में हम लोग जहाँ पढ़ रहे थे वहाँ अचानक बंद हो गया, तो थोड़ा टेक्निकल इशू होने के कारण ये बंद हो गया। तो आज उसी पार्ट को हम फिनिश करते हैं। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? अरिथमेटिक मीन स्टार्ट किया था, तो मैंने एक दो स्लाइड्स पढ़ाया था, लेकिन आज हम फिर स्टार्टिंग से अरिथमेटिक मीन को स्टार्ट करेंगे और उसको अरिथमेटिक मीन, उसके बाद फिर ज्योमेट्रिक मीन, फिर हम हार्मोनिक मीन को बेहतरीन तरीके से पढ़ के आज हम ख़त्म कर देंगे। तो चलो, कल बंद हो गया तो एक तरीके से अच्छा हुआ कि अपना जो ये मीन वाले पार्ट है ये एक साथ एक ही वीडियो में आ गए। हम साथ में साथ ग्रेजुएशन के पोर्शन को भी पढ़ रहे हैं। ग्रेजुएशन पोर्शन में हम ग्रुप थ्योरी के पार्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ग्रुप थ्योरी का ऑलरेडी 4 या 5 लेक्चर हो चुका है। अगर आपको ग्रुप थ्योरी में कहीं दिक्कत हो रहा हो या कुछ कोई प्रॉब्लम हो तो आप ग्रुप थ्योरी के लेक्चर को फॉलो कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। उसमें जो रिलेटेड थोड़ा बहुत डाउट हो हमको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या अपना टेलीग्राम चैनल ओपन है, आप वहाँ पे बोल सकते हैं। ये जो पीपीटी दिख रहा है, इस पीपीटी से रिलेटेड ये जो पूरा स्क्रीनिंग है, इसको हम टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देते हैं। आप वहाँ से भी इसको ले सकते हैं। अभी आज टेलीग्राम चैनल पे देखिएगा, एक मैंने इन सारे पीडीएफ को कलेक्टिव करके कुछ नोट्स टाइप का भेजा हूँ, उसको देखिएगा, उसको पढ़ोगे, उसको थोड़ा विजुअलाइजेशन के थ्रू बना हुआ है, तो उसको देखोगे थोड़ा और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा कैसे बैलेंस किया जा रहा है, कैसे क्या किया जा रहा है, वो समझ में आएगा। वो खुद बिना समझाने ही समझ में आ जाएगा, इतना बेहतरीन तरीके से बना है। तो टेलीग्राम चैनल जो है इसी डिस्क्रिप्शन में है, चैनल डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से सीधे ज्वाइन हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बात हुआ न्यूमेरिकल के, न्यूमेरिकल को हम किस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। तो न्यूमेरिकल में विगत वर्षों में जितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन सारे क्वेश्चन को हम चक्रव्यूह पीआर की सीरीज के नाम से अपना कंटिन्यू करते हैं। अगर आप उस पर भी जुड़ना चाहें तो वो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, चक्रव्यूह पीआर की सीरीज के नाम से, आप उसमें जुड़ें। अभी तक 3-4 चैप्टर जो पढ़ा चुके हैं उसके पीवाईक्यू ऑलरेडी हो चुके हैं। आज अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन पढ़ाने के बाद हम इस टॉपिक से रिलेटेड जो अपना सीक्वेंस और सीरीज के टॉपिक हैं, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चन को हम उसमें डिस्कस करना चालू कर देंगे। तो फिर ज़रूरी ये है कि आपको पढ़ने की, पढ़ाई नहीं हो रही है तो पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, और जो अपना उद्देश्य है, जो अपना मोटो है, उसके पीछे हमको भागना चाहिए। बाकी सब चीज़ें तो अपने आप मिल जाएंगी। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या, पहले मैं मीन में क्या क्या पढ़ूंगा हम सारी चीज़ें बता देते हैं, फिर हम अरिथमेटिक मीन, फिर ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, फिर टॉपिक वाइज हम स्टार्ट करके उसके हम फिर डिटेल अध्ययन करते हैं। तो चलो फिर देखो भाई, मैथमेटिक्स में पेन और पेपर हाथ में रहना चाहिए, हमेशा रहना चाहिए। यहीं के लिए नहीं, कहीं भी आप पढ़ रहे हैं तो पेन और पेपर, मैथमेटिक्स अगर पढ़ रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मैथ से कोई मतलब नहीं रह जाता ना दोस्त। चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपने जो पढ़ना है उसको बेहतरीन तरीके से सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे आज? मीन पढ़ेंगे। मीन पढ़ने में क्या क्या हम पढ़ेंगे ज़रा उसको भी गौर कर लेते हैं, क्या क्या पढ़ेंगे भाई, देख लेते हैं। फिर उसके बाद बारी बारी से हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ेंगे मीन। क्या पढ़ेंगे? मीन। मीन में क्या क्या पढ़ेंगे भाई? 3 पार्ट पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ते थे, याद है कुछ? एक तो पढ़ते थे भाई अरिथमेटिक मीन। क्या पढ़ते थे? अरिथमेटिक अरिथमेटिक मीन। फिर क्या पढ़ेंगे भाई? फिर पढ़ेंगे हम ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन को पढ़ेंगे। इसको क्या बोलते हैं भाई? समांतर माध्य बोलते हैं, इसे गुणोत्तर माध्य बोलते हैं। फिर हरात्मक बात बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हार्मोनिक मीन। हिंदी वाले भी सुन लो भाई, हार्मोनिक मीन। यहाँ तक बात समझ में आ गया तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम टॉपिक वाइज बारी बारी से उठा के देखते हैं। सबसे पहले उठा के क्या देखेंगे भाई? अरिथमेटिक मीन को हम समझते हैं कि अरिथमेटिक मीन क्या होता है, इसके डिफिनीशन को पहले देखेंगे। फिर इसमें अगर कुछ अरिथमेटिक मीन, जैसे पहले एक सिंगल के लिए देखेंगे, फिर कुछ एक की 2 नंबर के बीच में 8, 10, 25 यानी एन अरिथमेटिक मीन ऐड कर दिए, फिर उसके प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। इसी तरह ज्योमेट्रिक में, इसी तरह हार्मोनिक मीन में हम समझते जाएंगे। यहाँ पे न्यूमेरिकल क्या है? यहाँ में न्यूमेरिकल जो लगवाते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल लगाते हैं कि जो ज़्यादा चांसेस हैं कि ये पूछे जा सकते हैं। हम उन न्यूमेरिकल पे ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि अपकमिंग एग्जाम में वैसे न्यूमेरिकल ट्रेंड बन रहे हैं, तो उस एग्जाम से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं तो ऐसे न्यूमेरिकल यहाँ रखे गए हैं। बाकी जो विगत जितने वर्षों में पूछे गए ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पीवाई की सीरीज के नाम से चल रहा है, तो उसमें देख लीजिएगा। ये तो हुआ अपना मोटा मोटा बात। और देखिए भाई, ये वीडियो बना के पीपीटी बनाना, उसमें डिटेल रखना, उसमें क्वेश्चन रखना, कौन सा क्वेश्चन है, फिर थ्योरी पार्ट को देखना कहीं कम ना हो जाए, कहीं ज़्यादा ना हो जाए, इन सबको
काफ़ी मेहनत होता है, तो इस मेहनत के लिए कोई चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी अपना भी थोड़ा स्वार्थ जुड़ा रहता है। आप देखिए, अगर आपको पसंद आए तो ऐसा नहीं है कि ओवरऑल ऐसे ही ज़बरदस्ती करना नहीं है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और अपने यार दोस्तों को भी जोड़िए। इससे क्या होता है कि अगर आते रहते हैं लोग, अगर अपना चैनल ग्रो करता रहता है, तो इससे अपना मनोबल थोड़ा बढ़ा रहता है, तो और ऊर्जा के साथ मेहनत करने की इच्छा जगती है, अंदर से जगती है, अपने आप जगती है। तो ये आप लोगों के हाथ में छोड़ दे रहा हूँ। मेरे हाथ में क्या है, मेहनत करना। मैं अपनी तरफ से मेहनत कर रहा हूँ। ये जो काम सब्सक्राइब वगैरह वाला है, लाइक वाला है, ये आपके हाथ में छोड़ रहा हूँ। ये आप, मुझे पता है कि आप इसको बेहतरीन तरीके से करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, पहले उस बात को समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अरिथमेटिक मीन ध्यान से देखो, ये डिफिनेशन में क्या लिखा। इफ 3 टर्म्स आर इन एपी, 3 टर्म ऐसे हैं जो एपी में है। तो 3 टर्म एपी में कैसे हो सकते हैं भाई, ए बी सी अगर एपी में हम कह दें है, देखो थोड़ा लैग करता है, तो इसको आगे पीछे करने से ही अपना काम बन जाता है। देखो कहाँ गया भाई, ये रहा ना, यही पढ़ना। चलो, क्या कह रहा है कि 3 टर्म जो है एपी में है। तो मान लो एक ए है, एक बी है, एक सी है, ये तीनों टर्म किस में है, एपी में है। अब एपी में है तो क्या जानते थे, एपी के डिफिनीशन के हिसाब से अगर 3 टर्म एपी है तो मिडिल टर्म का जो दोगुना होता है बच्चे टर्म्स के सम के बराबर होता है कि नहीं होता। तो इफ 3 टर्म इन एपी देन मिडिल टर्म इज कॉल्ड द अरिथमेटिक मीन बिटवीन द 2 अदर। कि जो इसका मिडिल टर्म होता है, ये जो मिडिल टर्म ये बना है, देखो ये मिडिल टर्म जो है यहाँ पे जो लिखा गया है, इसी को कह रहा है भैया, ये कुछ और नहीं है, ये अपना अरिथमेटिक मीन होता है। अरिथमेटिक मीन होता है। तो डिफिनीशन कैसे रटोगे भैया, 3 टर्म्स अपना कोई है ए बी सी, मान लो ए बी सी 3 टर्म्स हैं और वो एपी में है। किसमें भैया, एपी में, समांतर श्रेणी में है। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो हम बी को क्या कहेंगे, जो बी होगा अपना मिडिल टर्म जो बी होगा उसको हम कहेंगे क्या है, वो अपना अरिथमेटिक मीन है। इसका अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी। यहाँ तक समझ में आया क्या। देखो नीचे वही लिखा है, इफ ए बी सी आर इन ए पी देन बी इज द ए एम ऑफ ए एंड सी। नहीं समझ में आया। अब जैसे अगर कहीं लिखा हो, क्या मान लो ये 1 लिखा है, ये 2 लिखा है, ये 3 लिखा है, क्या एपी में है, क्या एपी में है, बिल्कुल है। तो अब तुमसे इसका मीन पूछा था, तुम डायरेक्टली बता सकते हो इसका मीन कितना होगा भाई, अरिथमेटिक मीन कितना होगा, इसको 2 होगा कि नहीं होगा। देखो मिडिल टर्म ही बात कर रहा है, अभी कैसे निकालना है, कैसे क्या किया जाएगा, सब कुछ बताना। लेकिन इससे डिफिनीशन के हिसाब से तुम बता सकते हो कि नहीं बता सकते, बिल्कुल बता सकते हैं। 1 2 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तो इसकी तो दिक्कत नहीं आ रही भैया, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है, चेक कर लो। कैसे करते थे भाई, इसको ऐसे करते थे कि जो टर्म उठाओ उसके उसके प्रीसीडिंग टर्म से डिफरेंस निकालो, सब जगह इसका कॉमन डिफरेंस जो ना सेव आना चाहिए था। जैसे इसको निकालोगे कितना आएगा, 1 आएगा, इसको निकालोगे कितना आएगा भाई, इसको भी निकालोगे तो 1 ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, जब सबका 1 आएगा तो इसका मतलब इसके आगे भी टर्म्स होते, तो अगर वो एपी में है तो कॉमन डिफरेंस अपना बराबर होना चाहिए था। यहाँ तक बात समझ में आ गया, यहाँ तक बात समझ में आ गया। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना है, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, 3 टर्म बोले कि अगर 3 टर्म्स कोई हैं ए बी सी ऐसा कुछ लिखा है, अगर ए बी सी एपी में है तो जो मिडिल टर्म होता है वो अपना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो जाता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अरिथमेटिक मीन हो जाता है, माफ कीजिएगा, प्रोग्रेशन निकल गया, मीन में हो जाता है। यहाँ तक बात समझ में आया। अब हम चलते हैं कि अगर भैया अगर ऐसा कुछ ना लिख के अगर हमको एन पॉजिटिव नंबर से लिख दिया जाए, जैसे यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे कुछ लिखा गया, ध्यान से देखो, यहाँ लिखा गया है कि एन पॉजिटिव नंबर्स भी A1 A2 A3 डॉट डॉट AN तक ऐसे हमको दिया गया है। दिया गया कि नहीं दिया गया, एंड ए बी द AM ऑफ दीज नंबर। ये सारे नंबर का जो AM है उसको कितना कह रहा है कि A है। तो कह रहा है कि फिर कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे निकालेंगे। अगर A हमको दिया जाए, क्या दिया जाए भाई, n पॉजिटिव नंबर हमको दिया जाए। n पॉजिटिव नंबर अगर हमको कैसे दिया गया है, मान लो क्या दिया गया भाई, A1 दिया गया, A2 दिया गया, A3 दिया गया, ऐसे कहाँ कितना दिया गया, AN दिया गया। अगर A इसका क्या है भैया, A इसका है अरिथमेटिक मीन है। अरिथमेटिक मीन है किसका, इन नंबर्स का A है। तो इसको निकालेंगे कैसे, A इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 ऐसे डॉट 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 कहाँ तक, AN डिवाइड्स बाई कितना हो जाएगा, कितने टर्म्स हैं, जितने टर्म्स हैं उतने से डिवाइड लगा देते हैं, डिवाइड बाई n। यहाँ तक बात समझ में आया क्या, यहाँ तक बात समझ में आ गया। तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ देखो यहाँ निकला है ना, इसको मैंने ब्रैकेट नहीं किया, इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ, ऐसे निकालते हैं। अगर यहाँ टर्म दिए गए हैं तो ये निकाल लिया जाएगा कि नहीं निकाल लिया जाएगा। इसके मतलब क्या है कि अगर 3 नंबर दिए होते तो क्या करते भाई, 3 से डिवाइड करते। अगर 4 नंबर दिए होते तो 4 से डिवाइड करते, 5 दिए होते तो 5 से डिवाइड किए। यहाँ n दिया था तो n टर्म्स दिए थे तो इसका कितने से डिवाइड किया,
n से डिवाइड किया। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। ठीक है, अगर हम चलो फिर दो नंबर्स हम तुमको देते हैं, दो नंबर्स ए और बी हम देते हैं। क्या देते हैं? दो नंबर्स ए एंड बी देते हैं। क्या? ए एंड बी। अगर हम कहें दो नंबर्स ए एंड बी इस प्रकार हैं, उसका जो अरिथमेटिक मीन है ए है, तो अगर हम बताए थे कि अगर उसका अरिथमेटिक मीन ए है तो ए बी क्या होंगे? ए पी में होंगे कि नहीं होंगे? ए पी में होंगे भी, यही तो लिखा है, समांतर श्रेणी में होंगे। तो अब ए को कैसे निकालोगे? ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? जितने टर्म्स है उसको डिवाइड बाई टू, ए प्लस बी डिवाइड बाई टू। अगर ये तीन टर्म्स दिया होगा, देखो तीन टर्म्स का भी यहीं कहीं लिखे होंगे, देखो ये लिखे हैं। अगर मान लो 2a 3b 5c लिखा गया, कितने टर्म्स हैं? 2a 3 एक टर्म्स हो गया, फिर 3b दूसरा टर्म्स हो गया, 5c तीसरा टर्म्स हो गया, फिर डिवाइड बाई कितना करेंगे? 3 करेंगे कि नहीं करेंगे? देखो ऐसे करेंगे। इसी तरह यह, हाँ इसमें ध्यान देना, इसमें क्या लिखा गया, इसमें तुमको केवल कंफ्यूज करने के लिए A1 A2 A3 ऐसे करते 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 वो कहाँ गया? an-1 तक गया। फिर उसने an ना लिख के उसने लिख दिया 2an। अब नीचे तुम फिर 2n से डिवाइड मत करने लगना दोस्त। यहाँ देखो नंबर, आप टर्म्स देखो कितना है, 1 2 3 4 5 ऐसे सारे टर्म्स तो लिखे गए, तो इसका a कितना होगा? अरिथमेटिक मीन कितना होगा भाई? A1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा, A3 हो जाएगा। इसी तरह हम जोड़ते जाएंगे। फिर किसको जोड़ेंगे भाई? an-1 को जोड़ेंगे, फिर 2an को जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? फिर डिवाइड, ये क्या कर दिया भाई, ऐसा मैंने क्या गुनाह किया था? फिर ये डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? डिवाइड बाई कितना? n। ये 2an की वजह से डिवाइड बाई 2n मत कर देना, ठीक है? यहाँ तक बात समझ में आया क्या? यहाँ तक बात समझ में आ गया तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्त। फिर चलो, अब दो नंबर्स दिए गए हैं। अभी तक मैंने पढ़ा कि अगर दो नंबर्स दिए गए हैं, अगर n नंबर्स दिए हैं, उनके अरिथमेटिक मीन निकालना होगा, क्या करते थे? सारे n जो n टर्म्स दिए गए उनको जोड़ के n से डिवाइड कर देते थे। अब हम तुमको दो नंबर देते हैं, मान लो a और b दो नंबर्स हैं, एक a नंबर है एक b नंबर्स है, यही तो है, कुछ और लिखा गया है? यही लिखा गया है। अब तुमसे बात किया जाए कि चलो तो कैसे बात किया जाए, अब उसको समझो। हम तुमसे ये कह रहे हैं कि अगर दो नंबर से लिखे गए हैं a और b, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट है। अब मैं कह रहा हूँ उसमें एक AM जोड़ दो, 2 AM उसके अंदर फिट कर दो, 3 AM फिट कर दो, 5 AM फिट कर दो, ऐसे कैसे हम कह रहे हैं कि एक n AM उसके अंदर फिट करना पड़ जाए। भाई हम जानते हैं कि अगर n AM उसके अंदर फिट रहे तो A से लेके B तक जिसके बीच में जो n AM फिट किए हो, उस पूरा जो बनेगा से सीक्वेंस जो बनेगा वो किस में होगा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा कि नहीं होगा? समांतर श्रेणी में होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो वही यहाँ पे है कि अगर मान लेते हैं ए एन बी क्या है? दो गिवन नंबर हैं, A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट, an जो है n AM से बिटवीन दो देम, उनके बीच में n AM से ये दिए गए हैं। अब क्या होगा भाई, अगर ऐसा कुछ है तो अपना क्या हो जाएगा? AN A2 A3 A3 डॉट डॉट कितना होगा? AP में होगा कि नहीं होगा? AP में होगा। तो ये कोई हमको जिसमें जो थोड़ा बहुत जानकार हो इसमें ये बता सकता है हमको कि ये जो बी टर्म हमको लिखा दिख रहा है, ये बी वाला टर्म, ध्यान से देखो गौर से, ये बी टर्म दिख रहा है हमको, ये वाला टर्म, ये क्या बता सकता है कि क्या ये बी टर्म कौन सा टर्म होगा? कोई बता सकता है क्या ये बी वाला टर्म कौन से होगा? देखो ये एन टर्म तो अपना ए एम ही है, ए इधर है तो n+1 हो गया, तो बी कौन सा टर्म है? बी n+2 टर्म है कि नहीं है? कोई बता सकता है? हम गलत लिखे हैं सही? ये वाला टर्म होगा कि नहीं होगा? तो अगर b इक्वल टू n+2 टर्म है तो n+2 एक ए पी के निकालने के लिए हम क्या जानते थे? फर्स्ट टर्म प्लस n-1d, तो n-1 n है कितना? n+2 -1d, d कितना होता है इसका भाई? d कॉमन डिफरेंस है तो हमको पता नहीं है तो d लिख देते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना, d बाद में देख लिया जाएगा कितना आएगा। ये कितना आ जाएगा? a + n+1d आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। ये आया अपना क्या? b। हम क्या करते हैं, हमको d नहीं पता तो यार d से यहाँ हम d पता कर लेते हैं ना। d पता करोगे, कैसे पता करोगे? d इक्वल टू कितना हो जाएगा? b - a हो जाएगा, b - a, और इधर n+1 है, इसको n+1 कर देंगे। कोई दिक्कत है क्या? यही अपना d आ गया कि नहीं आ गया? बताओ, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत हो बता दो दोस्त। इसका मतलब क्या हुआ कि A1 A2 A3 डॉट डॉट an कामा b अगर AP में है तो b कौन सा टर्म होगा? n+2 टर्म होगा। तो हम b को n+2 टर्म के निकाले तो वहाँ से हमको क्या मिल गया? d मिल गया। अब थोड़ा गौर करके हमको ज़रा बताओगे कि हम क्या पढ़े थे अब तक? हम अब तक क्या पढ़े थे कि यही पढ़ते हुए आए हैं कि जो A1 होता है, अगर हम जब AP पढ़ते थे पहला टर्म अगर A लिखा रहता था, सेकंड टर्म क्या लिखते थे? A + d, थर्ड टर्म को क्या लिखते थे? A + d, एक d और जोड़ देते थे। इसी तरह लिखते जाते थे कि नहीं लिख जाते?
और जब nth टर्म लिखते थे a प्लस n माइनस 1d लिख के आते थे कि नहीं आते थे? बात तो सही है। यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म a है दोस्त, लेकिन सेकंड टर्म कह रहा है a1 है। क्या है? a1 है। तो क्या मैटर रखता है भाई, क्योंकि am हमें ऐड कर रहे थे, a1 को हम क्या लिख सकते हैं? a1 को क्या a प्लस d लिखोगे कि नहीं लिखोगे? बताओ। अभी d निकाल के आए हैं भाई, d को भूलना, इसको रट नहीं ला, इसको मैंने रिमेंबर नहीं लिखा था, इसका मतलब ये नहीं है कि इसको रटना नहीं है। ये देखो यहीं बता देता हूँ, ये जो लिखा गया है अगर इसमें मैंने रिमेंबर नहीं लिखा तो इसको रटना है भाई, ये हमेशा मेमोराइज रहना चाहिए। फार्मूला तो आपको रटना पड़ेगा। अभी न्यूमेरिकल लगाऊंगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, तो वहाँ पे अपने आप रट जाएगा। देखो फार्मूला रटने का एक तरीका ये भी है कि अधिक से अधिक न्यूमेरिकल लगा लो। इसको न्यूमेरिकल रिमेंबर करना भाई, याद रखे रहना हमेशा। अभी डी कितना आया था भाई? डी आया था अपना b माइनस ए अपान एन प्लस वन, बी माइनस ए अपान एन प्लस वन आया था कि नहीं आया था? इसी तरह जब a2 निकालेंगे तो a2 के लिए क्या लिखेंगे? a प्लस टू डी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? जरूर लिखेंगे। तो a प्लस टू डी कितना आया? b माइनस ए डिवाइड बाई एन प्लस वन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसी तरह अगर हम बढ़ते जाए बढ़ते जाए बढ़ते जाए ए एन को निकालें तो ए एन इज इक्वल टू कितना होगा? a प्लस एन डी होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। a प्लस एन डी होगा, और a प्लस एन डी की जगह क्या लिखोगे भाई? b माइनस ए प्लस एन प्लस वन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? अपना nth टर्म क्या हुआ? nth मीन के लिए जो फार्मूला निकल गया, क्या निकल गया? a प्लस एन बी माइनस ए एन प्लस वन, यही तो आएगा, कुछ और आएगा? यही आएगा। इसको क्या करते हैं? हम बॉक्स कर देते हैं। ये भी दिमाग में बैठे रहना चाहिए हमेशा। देखो मेनली ये यूज नहीं होता, लेकिन ये है कि अगर पता रहे तो ज़्यादा बेहतर रहे, है ना? क्योंकि अगर पता रहे, कभी कभी फार्मूला पे अगर आ गया तो रख के निकल जाएंगे आगे। अगर नहीं फार्मूला याद है तो फिर तो जनरल तरीका देखो हम बताए ना, इसी तरीके से निकाल लेना, क्या दिक्कत है? समझ में आया क्या? लेकिन ये पता रहना चाहिए कि अपना फर्स्ट टर्म क्या है? ए है। सेकेंड टर्म a1 है। a1 क्या है? हमने n अरिथमेटिक मीन को दो नंबर a और b के बीच में ऐड किया, तो a1 a2 a3 डॉट डॉट an के बाद भी है। अपना b कौन सा है? n प्लस टू टर्म है। एक चीज़ ये याद रहना चाहिए, ये दिमाग में बैठा रहना चाहिए कि अपना b कौन सा टर्म है? अपना b है n प्लस टू टर्म है। यहाँ तक बात समझ में आए? एक d हमको पता रहना चाहिए, फिर और क्या पता रहना चाहिए? फिर हम d इज इक्वल टू एन प्लस टू टर्म से हमने d निकाल के लगाया, d निकाल के लिए कितने लेके आया? b माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस ए डिवाइड बाई एन प्लस वन निकाल के लाया, नहीं आया? अपना कॉमन डिफरेंस डी आया। जब अपने को कॉमन डिफरेंस डी मिल गया तो फिर हम a1 निकाले। तो हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये चीज़ जानते हैं कि अगर हमको कोई टर्म निकालना हो तो उसके प्रीसीडिंग टर्म में हम d जोड़ दें। d क्या होता है? अपना कॉमन डिफरेंस होता है। तो अपना फर्स्ट टर्म a है, तो सेकेंड टर्म ही तो अपना a1 है। तो अगर सेकेंड टर्म a1 को निकालना है तो a में d जोड़ दो। हमने a में d जोड़ दिया, फिर d की वैल्यू हमने रख दिया। d की वैल्यू क्या आया था? b माइनस ए डिवाइड बाई एन प्लस वन। इसी तरह a2 निकाला, इसी तरह निकालते निकालते an पहुंच गया। ठीक है। अब कहीं हमको दो नंबर दिया रहेगा, उसके बीच में एन ए पी अगर हमको दे दिया जाए तो उसके ए पी के मान भी, किसी ए पी के मान, अगर किसी ए एम का मान पूछ ले तो हम बता ले जाएंगे। मान लो कि उसने दो ए एम का मान दे दिया, हमसे पूछ लेते nth ए एम का नाम बताओ, बता सकते हो? आप बता सकते हो ना? बिल्कुल बता सकते हो। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। और देखो अगर तुमको कहते हैं दो नंबर हैं, मान लो 1 से 10 है, 1 से 10 है, उसके बीच में हम तुमको बोल दें कि चलो भाई 3 ए एम, उसमें 3 ए एम ऐड करो। दो नंबर हैं, 1 से कितना? 1 से 10। तो फर्स्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म क्या था? ए। लास्ट टर्म कितना था? बी। बी पता है कि नहीं पता है? बिल्कुल पता था। हमको क्या है? डी पता लग जाएगा। टोटल नंबर आप कितना बोल रहे हैं भाई? हम कितने बोले हैं? एन। एन कितना बोल रहे हैं? एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म। जैसे a1 a2 a3 a डॉट डॉट एन, एन ए एम था। अब हमने बोला एन की इक्वल टू 4, 4 ए एम हमको पता करना है, तो एन इक्वल टू कितना हो गया? 4। तो डी निकल जाएगा। डी निकल गया तो a1 पता लग जाएगा, a2 पता लग जाएगा, a3 पता लग जाएगा, बिना किसी कहे के a4 भी पता लग जाएगा। बात समझ में आया क्या? कैसे निकालना है? देखो सब कुछ जो ऐसे बारीकी से सोचना पड़ता है, बाकी क्या है, लगाते तो सब हैं। चलो यहाँ तक बात समझ में आ गया? यहाँ तक बात समझ में आ गया तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्या करना है उसको समझते हैं। चलो देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो उसके बीच में हमने a1 a2 a3 a4 a डॉट डॉट एन इसको जोड़ा, अगर हमसे ये कह दिया जाए कि ये बताओ इसका am कितना होगा, सम जो am जोड़े हैं इन am का सम कितना होगा, इसको पूछ लिया जाए तो क्या, जैसे इसका एग्जांपल बताना पड़ेगा क्या दोस्त? चलो देख लिया जाए। जब एग्जांपल की बात आई है तो थोड़ा देखा जाए। एग्जांपल, अगर हम एक से ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं लेंगे, 10 ही ले रहे हैं,
ये फर्स्ट टर्म ए है, ये सेकेंड टर्म बी है, इसके बीच में हम 4 AM की बात कर रहे हैं जो कैसे होंगे A1 A2 A3 A और 4, A4 हो गया, इसी की बात कर रहे हैं 4 AM की बात। 4 AM का मतलब n इज इक्वल टू 4 आया कि नहीं आया? n इज इक्वल टू 4 को एज इट इज सॉरी n इज इक्वल टू 4 को ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है तो दिक्कत ही किस बात की आएगी भाई? चलो हम हैं तो फिर दिक्कत किस बात की आएगी? हम और तुम तो तबाही मचा देंगे ना इतने दोनों लोग मिलके। अब जरा गौर करो, ए कितना दिया गया था, ए दिया गया, बी दिया गया, तो डी निकाल सकते हो दोस्त, डी कितना आएगा? ये क्या लिख रहे हैं? ठीक, चलो देख, तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? d इज इक्वल टू हम जानते हैं b माइनस ए डिवाइड बाई n प्लस 1, तो b कितना है भाई? b है 10 माइनस 1 डिवाइड बाई a कितना भाई? 4 प्लस 1, n प्लस 1 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा भाई? ये 9/5, ये अपना d आ गया। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, अपना d आ गया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। वहाँ देखो क्वेश्चन में सब पैमाना के साथ रखा रहेगा, मैंने ये तो बस दिमाग में आया मैंने रख दिया। अब A1 को निकालना हो तो A1 को निकालने के लिए हम क्या जानते हैं? अभी थोड़ी देर पहले A1 प्लस A प्लस डी, ए कितना भाई? अपना फर्स्ट है, डी कितना है? 9/5। A2 निकालोगे तो कितना हो जाएगा? A प्लस 2D, A प्लस 2D, ए कितना है? 1 है, कितना है? 1, और 2 इंटू डी कितना आएगा? 9/5। फिर A3 निकालेंगे, A3 कितना हो जाएगा? A प्लस 3D, ए कितना? 1 है, प्लस 3 इंटू 9/5 आएगा कि नहीं आएगा? इसी तरह A4 निकालोगे, कितना आ जाएगा? A प्लस 4D, ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस 3 4 इंटू डी कितना आएगा भाई? 9/5। इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा भाई? 14/5। ये कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, 18 5 23/5। ये कितना हो जाएगा भाई? 9 त्रिक 27, 27 27 5 32/5। ये कितना हो जाएगा भाई? 9 चौके 36, 36 36 5 41/5। ये आ गए, ये सारे हो गए, मिल गए हमको। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं, ऐसे निकाले जाएंगे, ऐसे किए जाएंगे। चलो अब क्या कह रहा है? अब जो हमने उसमें जोड़ा, जैसे हमने 4 AM की बात किया था, A1 A2 ये 4 AMs है। अब इन्हें बोल रहा है कि इनका हम सम करें तो कितना आएगा? एक बार इनका सम करके देखो कितना आएगा भाई? 14 23 32 41, इन सबको जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? देखो, 4 3 7 7 2 9 9 1 10 10 का कितना होगा भाई? 0। फिर ये कितना हो जाएगा? 4 3 7 7 2 9 1 10 10 1 11 हो जाएगा कि नहीं होगा? 11 बटे कितना करना भाई? इसका एलसीएम आएगा 5, कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 1 11, फिर 5 दूनी 10, कितना आया भाई? 12 आया। यही आया, कुछ और आया? 22 आया। इसको टोटल जोड़े, कितना आया? 22 आया कि नहीं आया? 22 आया। ठीक है, तो फिर यही यहाँ पे देखो, यही चीज़ यहाँ बताने की कोशिश कर रहा है। क्या बताने की कोशिश कर रहा है? कि जो AMs का हम सम करेंगे वो A प्लस बी डिवाइड्स बाई 2 इंटू n के बराबर आएगा। तो हमने कितने जोड़े थे भाई? 4 जोड़े थे। ये इन 4 का सम निकाला तो क्या ये n कितना था भाई? n था 4। A प्लस बी 1 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 के बराबर आ रहा है कि नहीं? चेक कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4, ये कितना हो जाएगा? 10 1 11, 11 दूना 22। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा? यही अपना निकल के आया कि नहीं निकल के आया? बस इसी को फार्मूला में हम कलेक्ट कर लेते हैं, कैसे आया उसी को हम समझ लेते हैं। तो क्या कह रहा है कि द सम ऑफ n AMs बिटवीन टू गिवन क्वांटिटीज। अब ध्यान देखो, जो टर्म्स लिखे हैं उसको ध्यान से पढ़ो, जो बोले उसको समझो, उसके बाद उसी तरह से हम करते जाएंगे। पहले चीज़ जो हमको करना है भाई, यहाँ पे पहले ब्रेकेट n टाइम्स A प्लस बी कर लो। ये ऐसा कुछ लिखा गया, वैसा नहीं लिखा गया बिना ब्रेकेट के। तो द सम ऑफ n AMs बिटवीन टू गिवन क्वांटिटीज इक्वल टू द n टाइम्स द AM बिटवीन देम। तो वो दो के AM निकाल लो, उसको n से मल्टीप्लाई कर दो, वो उसी के बराबर आएगा A1 A2 A3 डॉट डॉट AM के बराबर है। चलो निकाल देते हैं, कैसे निकालेंगे? तो अगर हम कह रहे हैं दो नंबर्स A एंड B है, इस प्रकार है, उसके बीच में हम कितने AMs जोड़े हैं? n, A1 A2 A3 कितने डॉट डॉट कहाँ तक जाएंगे? AN तक जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। तो चलो इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा? A1 A2, फिर क्या हो जाएगा? A3 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा भाई? A4 हो जाएगा। इसी तरह हम बढ़ते जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे जरा बता दोगे? AN तक जाएंगे, B तक जाएंगे, जो किस में होंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा तब क्या हमको निकालना है? हमें निकालना है सम ऑफ AMs, जो AMs है, अरिथमेटिक मीन्स है, बिटवीन
ए एंड बी, इनके बीच के सम को निकालना। वो कितना होगा भाई, A1 होगा प्लस A2 होगा प्लस A3 होगा प्लस डॉट डॉट कहाँ तक होगा, AN तक होगा। होगा कि नहीं होगा। और हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ के आए थे, सम ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू n/2 प्लस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। होता है कि नहीं होता। ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n है, तो n/2। इसका फर्स्ट टर्म कितना है, A1 है, लास्ट टर्म कितना है, AN है। बताओ जी, यहाँ तक बात समझ में आ गया क्या। यहाँ तक बात समझ में आ गया तो आगे भी आ ही जाएगा। तो n/2 हो जाएगा, तो A1 लिखा है, ये कितना हो जाएगा, AN कितना होगा, A प्लस ND। अभी थोड़ी देर पहले निकाल के आए, कैसे निकाले थे कि नहीं याद, याद नहीं है भाई। फर्स्ट टर्म ए था तो ND आया था कि नहीं, अभी थोड़ी देर पहले निकाल के लाया था ना भाई। जब फर्स्ट टर्म ए था तो A1 कितना निकाले थे, A प्लस डी निकाले थे। A2 कितना निकाले थे, A प्लस 2D निकाले थे कि नहीं निकाले थे। इसी तरह A3 निकाले थे तो A प्लस 3D। ऐसे तरह से चले गए जब AN पहुंचे थे A प्लस ND निकाले थे कि नहीं निकाले थे। वही मैंने लिख दिया हूँ दोस्त, कोई दिक्कत है क्या। n/2। अब इसको क्या लिख सकते हो, A1 को A प्लस डी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, A प्लस ND कर दे, कोई दिक्कत है क्या। कोई दिक्कत नहीं है भाई, दिक्कत किस बात की हो सकती है। तो कितना हो जाएगा n/2, ये कितना हो जाएगा A हो जाएगा, A कितना हो जाएगा, D कॉमन कर लोगे तो n+1 D होगा कि नहीं होगा, बताओ। यहाँ तक किसी को दिक्कत है। अब D को हम क्या लिख सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले D भी निकाल के लाए थे भाई। D निकाल के लाए थे क्या, B-A डिवाइड बाई n+1। अब बताओ जी, इसको भी रख देते हैं। ये कितना हो जाएगा, n/2 2A प्लस n+1। D की जगह हम क्या रख रहे हैं, ध्यान से देखो, B-A डिवाइड्स बाई n+1। लो जी, अपना काम बना कुछ, n+1 कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा, n/2, ये हो जाएगा 2A प्लस B-A। अब निकल के क्या आएगा भाई, ये n/2, ये कितना निकल का आया, A आया A प्लस B। कैसे आया भाई, A वाला माइनस में तो एक एक को खा जाएगा, बचेगा यहाँ पे A, ये बचेगा यहाँ पे B। कितना हो गया, ये n/2 A प्लस B। अब A प्लस B/2, अब इसको देखो सही तरीके से लिखता हूँ मैं, थोड़ा ध्यान से देखो कैसे लिखेंगे। n को मैं बाहर करता हूँ तो इसको कर देता हूँ A प्लस B/2। यहाँ तक किसी को दिक्कत है। तो क्या हुआ, सम ऑफ n AMs बिटवीन A एंड B इक्वल टू कितना आया, n इंटू AM बिटवीन, या AM बिटवीन A एंड B कर सकते हो, AMs ऑफ A एंड B कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। AMs ऑफ A एंड B। लो जी, फार्मूला तैयार है कि नहीं तैयार है। इसी को तो इतना देर से हम बता रहे हैं चिल्ला चिल्ला के। कोई दिक्कत है यहाँ तक दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आया क्या, यहाँ तक बात समझ में आ गया तो फिर आगे बढ़ते हैं। यही बता रहा था कि जो उनके बीच के सम होंगे वो किसके बराबर होंगे, n इंटू, अगर n AM जोड़ रहे हैं तो n इंटू AMs बिटवीन A एंड B, AM ऑफ A एंड B। A एंड B का AM कितना होता है, A प्लस B/2 होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। यही सब चीज़ निकालना था। तो क्या हुआ भाई, यही लिखा है, अंतर योग इज इक्वल टू n इंटू दोनों संख्याओं का माध्य, n इंटू दोनों संख्याओं का माध्य। ऐसे भी हिंदी वाले भी समझ लो भाई, n इंटू क्या हो जाएगा, n इंटू दोनों संख्याओं का माध्य। चले आगे बढ़े। अब देखो, इसका मतलब n इंटू दोनों संख्याओं का माध्य। अगर अब इसी तरह तुमसे कह दिया जाए कि अगर बताओ दो नंबर्स हैं और m समांतर माध्य और n समांतर माध्य योग का अनुपात तुमसे पूछा जाए, तब बता ले जाओगे। अगर तुमसे पूछा जाए कि n समांतर माध्य का योग कितना होगा, m इंटू A प्लस B/2 करोगे कि नहीं करोगे। अब तुमसे पूछ लिया n समांतर माध्य का योग कितना होगा, तो n इंटू A प्लस B/2 करोगे कि नहीं करोगे। इसी तरह तुमसे p समांतर माध्य का योग पूछ लिया जाए तो p इंटू A प्लस B/2 करोगे कि नहीं करोगे। इसी तरह तुमसे क्यों समांतर माध्य पूछ लिया जाए तो p इंटू, p बोले क्यों बोले भाई, जो बोले हो क्यों बोले ना, तो q इंटू A प्लस B डिवाइड बाई 2 करोगे कि नहीं करोगे। अब इसी तरह किसी देखो यहाँ पे कुछ लिखा, किन्हीं दो संख्याओं के बीच m समांतर माध्यों के योग और n समांतर माध्यों के योग का अनुपात कितना होगा, m रेशियो n होगा। कैसे होगा, चलो जल्दी से हम तुमको समझा देते हैं। तो अगर तुमसे पूछा जाए सम ऑफ m AMs बिटवीन A एंड B कितना होगा भाई, बता सकते हो क्या। m इंटू कितना, AM ऑफ A एंड B होगा कि नहीं होगा, अभी तेज पढ़ के आए। तो इसका कितना लिखे थे भाई, m A प्लस B/2, ये तो पढ़े कि नहीं पढ़े, पढ़े। इसी तरह हम तुमसे पूछ लिया जाए सम ऑफ n AMs
बिटवीन ए एंड बी कितना होगा बता सकते हो? एन इंटू ए एम ऑफ ए एंड बी होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये कितना हो जाएगा? एन इंटू ए प्लस बी डिवाइड्स बाई 2। अब हमसे क्या पूछा? इन्हीं दोनों का रेशियो पूछा। अगर हम इसको मान लें सम ऑफ एन एम से लिखा तो इसको एस एम कर दें और इसको एस एन कर दे रहे हैं, केवल नाम के लिए बोल रहे हैं ताकि दिमाग में रहे। एस एम और एस एन इसका कोई नोटेशन नहीं है, केवल हमने नाम दिया है, सिंबल दिया है कि इसको मान लो एस एन डिनोट कर रहे हैं। तो एस एम अपान एस एन करोगे तो कितना आ जाएगा बता सकते हो? एस एम अपान एस एन करे तो कितना आ जाएगा? एम बाई एन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों? क्योंकि एम इंटू ए प्लस बी बाई 2 करोगे डिवाइड बाई एन ए प्लस बी डी, ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 करोगे ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 को कट जाएगा तो एम बाई एन आएगा कि नहीं आएगा? मैंने वही लिखा और कुछ नहीं लिखा। यहाँ तक बात समझ में आया क्या? ठीक है, फिर आगे बढ़े, हम लोग आगे चलते हैं, क्या बात करते हैं, फिर देखेगा क्वेश्चन हो कुछ बढ़िया से। देखो जल्दी से निकाल कर लो। अगर किन्हीं दो नंबर का ए एम निकालना हो तो ए इज इक्वल टू कितना होता है? ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 होता है। कॉमन डिफरेंस अभी थोड़ी देर पहले निकाल के आए थे, डी इज इक्वल टू बी माइनस ए डिवाइड बाई एन प्लस 1 होता है। फिर फर्स्ट ए एम को निकालना हो तो कितना निकालोगे? ए वन की वैल्यू निकाले थे तो ए प्लस डी, ए टू का ए टू, ए प्लस 2 डी, ए थ्री का ए प्लस 3 डी, ए फोर का ए प्लस 4 डी, इसी तरह बढ़ते गए। एन एम्स की वैल्यू, अगर एन एम्स को निकालना हुआ, टर्म को निकालना हुआ तो ए एन इज इक्वल टू कितना किए थे? ए प्लस एन डी, और डी एम को पता चला गया। और सम ऑफ एन ए एम्स करोगे कितना हो जाएगा? एन इंटू ए एम ऑफ ए एम्स, मतलब ए एम्स ऑफ ए एन बी, जो दो टर्म के लिए निकाले थे उससे एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और दूसरा जो अभी रेशियो वाला पढ़े थे, रेशियो ऑफ सम्स ऑलवेज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मीन्स इंसर्टेड। जैसे यहाँ यम और एन की बात किया था तो यम रेशियो एन आया था। वैसे हम 10 और 8 की बात करते हैं 10 रेशियो 8 आता है, 8 या 10 की बात करते हैं तो 8 रेशियो 10 आता है। इसी 5 और 6 की बात करते हैं 5 रेशियो 6 की बात आता है। इसी तरह वो सारी बातें समझ में आ गई क्या दोस्त? आ गई तो आगे बढ़ते हैं। चलो देखते हैं कुछ गुणोत्तर मात्रा पहुँचने से पहले कुछ चीज़ें हम नोट पॉइंट 1-2 न्यूमेरिकल बता देते हैं जो कि इम्पोर्टेंट अधिकतर पूछा जाता है। ये देखो ये पता नहीं कैसे न्यूमेरिकल एक बन गया कि इसे अरिथमेटिक मीन जीपी में और हार्मोनिक मीन सब में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ज़्यादा देखो और कन्फ्यूज़न में हर बार हम गलत करके आते हैं। अगर कहीं पे ऐसा लिखा ए एन प्लस 1 प्लस बी एन प्लस 1 एक पावर एन प्लस बी पावर एन, कुछ याद आ गया होगा? 12th का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना जी, ए नॉट इक्वल टू बी। तो कह रहा है फाइंड एन, हमको एन बताना है जिसके लिए ये जो दिया गया है, ये एक्सप्रेशन जो हमको दिया गया है, ए क्या हो जाए? ए एम हो जाए बिटवीन ए एंड बी। अब बिटवीन ए एंड बी के बीच का ए एम क्या होता है भाई? ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 होता है कि नहीं होता? यही तो होता, कुछ और होता है? हमारे जन्म में तो यही होता भाई। तो चलो देखो फिर कैसे करेंगे। इसका दो तरीके होते हैं। हम फर्स्ट तरीका बता रहे हैं जनरल मेथड, जिसको थोड़ा हम हिंट दे रहे हैं कैसे लगेगा, बाद में उसको तुम लगा लीजिएगा। दूसरा होता है ऑप्शन मेथड। चलो इसको मैं ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन में क्या दे देता हूँ? एक 0 दे देता हूँ, बी इज इक्वल टू 1 दे देता हूँ, सी इज इक्वल टू दे देता हूँ 2, डी इज इक्वल टू दे देता हूँ 3। चलो अब इसके सोल्यूशन को हम बारी बारी से बात करते हैं। इसके सोल्यूशंस क्या होंगे देखते हैं। एक पावर एन प्लस 1 बी प्लस बी पावर एन प्लस 1, इसी को जो कह रहा है, ये जो लिखा गया है एक और एन प्लस 1 बी पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाई, ये जनरल मेथड बता रहे हैं, एक और एन प्लस 1। हमको उस एन की वैल्यू फाइंड आउट करना जिसके लिए जो एक्सप्रेशन दिया गया है ए पी में हो जाए, मतलब ए एम में हो जाए, किसके? ए एन बी के। ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें से क्या करना है ना, इसमें से बी पावर एन प्लस 1 कॉमन कर लेना। बी पावर एन प्लस 1 कॉमन कर लिए तो कितना बचेगा? ए बाई बी के पावर एन प्लस 1 आएगा कि नहीं आएगा? इधर कितना बचेगा? इधर बचेगा 1। डिवाइड बाई इधर नीचे कॉमन कर लेना, बी के पावर एन कितना हो जाएगा? ए बाई बी के पावर एन हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? प्लस 1 होगा कि नहीं होगा? ये डिवाइड इधर के बी कॉमन करोगे कितना हो जाएगा? ए बी बाई 2। नीचे से 2 भी कॉमन कर लिए कितना हो जाएगा? बी ए बाई बी हो जाएगा, बी बाई ए हो जाएगा भाई। बी कॉमन किया ना तो ए बाई बी हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, ए बाई बी ये हो जाएगा +1। यहाँ तक बात समझ में आया क्या? बात समझ में आ गया। अब देखो यहाँ से बी पावर एन ऊपर जाएगा तो इसका काट देगा तो एक भी बचेगा, ए वाला बी इसके साथ कट जाएगा। फिर देखो लगभग पोर्शन कट जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे? ए बाई बी इज इक्वल टू हम लैम्डा मान लेंगे। फिर ए बाई बी इज इक्वल टू लैम्डा मानेंगे तो लैम्डा पावर एन प्लस 1 हो जाएगा। लैम्डा पावर एन प्लस 1 प्लस लैम्डा प्लस 1, फिर लैम्डा पावर एन प्लस 1 इक्वल टू लैम्डा प्लस 1 हो जाएगा। इसको तिरछा गुणा करिएगा, फैक्टराइजेशन करिए, फिर कंपेयर करके एन की वैल्यू निकाल लीजिएगा। ये अब इसके आगे आपको कंटिन्यू करना, मैं नहीं बता रहा, ठीक है? ये कैलकुलेशन है भाई, इस कैलकुलेशन के पोर्शन को हम क्या बताएं, इसके आगे के पोर्शन तुम कर लेना, ठीक है? अब जो एग्ज़ाम में, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठोगे, जहाँ पे आपको लगेगा कि यहाँ पे टाइम बचाना, वहाँ कैसे करना, वहाँ बाई ऑप्शन जाना
ऑप्शन के अलावा इस मेथड से जाओगे, सुसाइड छोड़ कुछ है नहीं। एग्जाम में जितना कम पेन चलाओगे उतना टाइम तुम्हारा बचेगा। तब इसका मतलब ये नहीं कि तुम पेन ही ना चलाओ, फिर तो मतलब वही है कि तुम किस मकसद से गए हो, तुमको डिसाइड करना पड़ेगा किस मकसद से वहाँ पहुँच गए। फिर ये भी देखना पड़ेगा तुम गलत डिपार्टमेंट में घुस गए हो जहाँ पेन ही चलाने की ना ज़रूरत पड़े। क्योंकि मैथमेटिक्स है भाई, तो मैथमेटिक्स में बिना पेन चलाए अगर काम हो जाता होता ना, तो फिर मेरा उद्देश्य वो कहने का नहीं है कि आप पेन ही ना चलाओ। मोटा मोटी बात ये है, मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे अपने कैलकुलेशन को पुख्ता करो, कम से कम पेन चलाने की ज़रूरत पड़े, आधे कैलकुलेशन दिमाग में हो जाए। ठीक है, तो अब भाई ऑप्शन कैसे चलेंगे उसको देखो। तो इस ऑप्शन में जो दिख रहे हैं इनमें से हम एक एक ऑप्शन उठाएंगे। जैसे मैंने मान लो पहला ऑप्शन उठाया n इज इक्वल टू जीरो। n इज इक्वल टू जीरो को उठा लो, जिस एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ उस एक्सप्रेशन में रख दो। तो एक्सप्रेशन अपना क्या है, एक पावर n प्लस वन है, प्लस बी की पावर n प्लस वन है, डिवाइड बाई ए की पावर n प्लस बी की पावर n ही तो है, कुछ और है। हमने बाई ऑप्शन चेक किया, बाई ऑप्शन हमने देखा, बाई ऑप्शन हमने क्या देखा जल्दी से बता दो। हमने ये देखा कि जब हमने n इज इक्वल टू जीरो रखा तो अपने एक्सप्रेशन को देखते हैं। n इज इक्वल टू अपने जीरो रख के अपने एक्सप्रेशन को देखेंगे। और हम ये भी जानते हैं कि ए एम ऑफ ए एंड बी जो होता है, अगर दो नंबर दिया गया है ए और बी, इसका ए एम मान लेते हैं ए है, तो अगर ए इसका ए एम है तो ए इज इक्वल टू कितना होता है, ए प्लस बी डिवाइड्स बाई टू होता है कि नहीं होता। हमको इस फॉर्मेट आना चाहिए, एन इक्वल टू जीरो या ऑप्शन में जो नंबर्स लिखे गए हैं एन की वैल्यू जो लिखे गए हैं उस एन की वैल्यू रखने पे इस फॉर्मेट में हमको आना चाहिए। तो चलो हम बारी बारी से एन इज इक्वल टू जीरो नहीं आएगा तो एन इज इक्वल टू वन, फिर एन इज इक्वल टू वन पे नहीं आएगा तो एन इज इक्वल टू टू। जो अपने ऑप्शन में दिए गए उस ऑप्शन को ही चेक करना, अपने तरफ से नंबर मत सिलेक्ट करना, ठीक है। तो एन इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए की पावर वन हो जाएगा, बी की पावर वन हो जाएगा, कितना हो जाएगा ए की पावर जीरो प्लस बी की पावर जीरो होगा कि नहीं होगा। ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी डिवाइड्स बाई कितना हो जाएगा, टू होगा कि नहीं होगा, बताओ। ये देखो इसी फॉर्मेट में मिला कि नहीं मिला, बिल्कुल मिला। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा भाई, जल्दी से बता दो, कोई बताएगा कौन सा सही हो जाएगा। कहाँ गया भाई, ये देखो फर्स्ट ऑप्शन सही हुआ कि नहीं, पहले पे मिल गया तो मैंने पहले ऑप्शन को सही मान लिया। ठीक है, चले आगे बढ़े हम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं किस पे, ज्योमेट्रिक मीन पे बात करते हैं, या एक दो न्यूमेरिकल और लगवा दिया जाए। चलो एक दो न्यूमेरिकल पे और बात कर लिया जाए, तब ज्योमेट्रिक मीन पे चलते हैं। ठीक है, चलो कहाँ बात कर लें, इसको इधर ही बात कर लेते हैं। बीच में एक पेज छूट गया, मैं सोचा मैं भर दूँ लेकिन जगह कम पड़ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन देखो शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, समझिएगा। दो नंबर्स हैं 3 और 54 है। 3, एक नंबर 3 है, दूसरा क्या है 54 है। अगर मैंने इसको मान लिया ए है तो कितना है बी है। इसके बीच में हमने एन ए एम्स इंटर्स किए, एन ए एम्स बिटवीन देम, ठीक। सच दैट इस प्रकार है कि ए एट डिवाइड बाई ए एम माइनस टू, ए एट और ए एम माइनस टू का रेशियो लेते हैं तो कितना आता है, 3/5 आता है। देन फाइंड एन की वैल्यू हमको बताना कितना होगा। चलो भाई देखते हैं क्या होगा, जल्दी जल्दी समझते हैं। पहले देखो हमको क्या दिया गया, 3 और 54 दिया गया, 354 दिया गया, कोई दिक्कत नहीं आता। ये फर्स्ट अपना नंबर दिया गया ए, सेकंड दिया गया बी। इन दोनों को देने की वजह से अपना हम क्या निकाल सकते हैं, डी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि एन देखो एन ए एम से इंटर कर रहा था, इसका मतलब डी निकाल सकते हैं कितना, 54 माइनस 3 डिवाइड बाई कितना एन प्लस वन। एन कितना हो जाएगा, एन पता नहीं है तो एन प्लस वन हो जाएगा, कितना हो जाएगा 51 अपान एन प्लस वन, क्योंकि हमको एन ही तो पता करना है, इसको मान लो 1। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम भाग के चलते हैं किस पे, हमें एक टर्म्स और दिया गया ए एट डिवाइड्स बाई ए एम माइनस टू। इसका रेशियो जो दिया गया है ए एट और ए एम माइनस टू का रेशियो जो हमको दिया गया है, दिया गया 3/5, यही तो दिया गया। अब इस टर्म को हम लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखोगे, तो कितना हो जाएगा ए वन कह रहा, माफ़ कीजिएगा, ए वन नहीं, ए प्लस 7d, डी निकाल के लाए ना, 7d डिवाइड्स बाई ये कितना हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 2d इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 3/5 के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब ए की वैल्यू हमको पता है, ए की वैल्यू कितना निकल के आया, 3 प्लस 7d की भी वैल्यू निकल के आया कितना, 51 डिवाइड्स बाई एन प्लस वन निकल के आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। इसी तरह ए की वैल्यू कितना निकल के आया भाई 3, फिर 7 एन माइनस टू निकालना ही हमको, तो डी की वैल्यू भी निकल के आया कितना, 51 डिवाइड्स बाई एन प्लस वन। ए इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा भाई, 3/5 के बराबर होगा कि नहीं होगा।
बिल्कुल बराबर होगा। चलो इसी को सिंप्लीफाई करना, इसी को सॉल्व करना। भाई कैलकुलेशन से क्या डरना है, एक मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को कैलकुलेशन से डर लग रही है तो फिर तो भाई दिक्कत वाली बात है। ये 8 है ना कि 7 है, ये कितना हो जाएगा भाई 8, ध्यान रखना ये 8। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तिरछा गुणा करते हैं, तिरछा गुणा करोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये आया था कितना 3 + 8, 8 n+1 51 है, 51 डिवाइड्स बाई n+1, 51 डिवाइड्स बाई n+1 आया कि नहीं आया। फिर कितना आया था 3, 3 आया था 3 + n-2 डिवाइड्स बाई 51 डिवाइड बाई n+1, यही तो है, कुछ हो रहा है, यही है। फिर अब इसी को सिंप्लीफाई करो, n की वैल्यू निकाल लो भाई, अब इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। ये कितना हो जाएगा 5 3 या 15, 15 हो गया। ये कितना हो जाएगा भाई 5 8 40, 51 डिवाइड्स बाई n+1, यही तो हुआ, कुछ और हुआ, यही हुआ। ये कितना हो जाएगा 3 3 का 9, ये कितना हो जाएगा 3n-2, ये कितना हो जाएगा 51, ये कितना हो जाएगा डिवाइड्स बाई n+1। इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके जाओ, तो ठीक है, इसको इधर लेके आया, इसको इधर लेके जा रहा हूँ मैं। कैसे इधर इधर आएगा 6 हो जाएगा, इसको मैं इधर ही उठा लाऊँ क्या, 40 की इधर ही लेते हो क्या, चलो जो बन गया वो करते, नहीं इधर ही लेके आती, इसको इधर ले, नहीं तो निगेटिव बन जाएगा। इधर इसको लेके आया और मैं 51 डिवाइड्स बाई n+1 कॉमन कर लिया, कितना बचेगा, ये बचेगा 3n-2 -40 बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। और इधर इसको लेके आओगे कितना हो जाएगा 6 बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। अब चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखो। ये कितना हो जाएगा 3n-6 से -40 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 51 डिवाइड बाई n+1, ये कितना हो जाएगा 3n माइनस ये हो जाएगा 46, ये डिवाइड्स बाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा 6। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको तिरछा गुणा करो, इसको गुणा कर लो भाई, अब करना पड़ेगा, इतना तो करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा 53 से गुणा करोगे, 3 1 3 5 15, 153, 153 n हो जाएगा। अब ये देखो 46 -51 बन गया भाई, लो अब इसको करो, कितना हो जाएगा 6 4 5 6 30, 3 5 चौके 20, 3 23, 6 4 3 2 43 46, ये कितना आएगा भाई 43 46। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 6n, ये हो जाएगा +6, ये इधर लेके आओ भाई, इसको लेके आओगे कितना हो जाएगा 147, 147 यानी इक्वल टू ये हो जाएगा 43 43, 23 43 +6 करोगे कितना हो जाएगा 43, ये कितना हो जाएगा 649, और कुछ होगा, यही होगा। n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 23 49 डिवाइड बाई 147। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन बन गया, लेंदी क्या कैलकुलेटिव बन गया, लेंदी क्या है इसमें, कोई क्वेश्चन में कुछ दम थोड़ी ना, बस कैलकुलेटिव बन गया। देखो कुछ कटने वाला है, ये है 100 7 42 हैं, यहाँ कहीं ओ 6 3 9 6 हो जाएगा। चलो भाई देखो कहीं गलती तो हो रहा है, कहाँ गलत कर रहे हैं भाई हम लोग। ये कितना हो जाएगा 6 कम 6, 6 कम 6, यहाँ 6 तो सीधे बन रहा था, हम लोगों को 6 आया नहीं, 43 46 है भाई, 43 46 से कितना हो जाएगा 43 52 हो जाएगा। देखो छोटी सी गलती हो गई है, इसी बात को ध्यान रखना है भाई, बाकी तो मैं करता हूँ, इतना बात तो ध्यान रखना होता है भाई, कर लिया करो थोड़ा सा है। चलो चलो कर देते हैं जल्दी से। ये कितना हो जाएगा, ये होगा 6, यहाँ होगा 6, अब ये देखो अब इधर जाएगा तो थोड़ा बन जाएगा, कितना हो गया 147 n हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 43 52, ये कितना हो जाएगा 43 52, मतलब 23 52, ये 23 52 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 147, तो ये 147 को कितना हो जाएगा 7 6 42, इसको 16 16 बढ़ जाएगा भाई। n इज इक्वल टू कितना आ गया, n इज इक्वल टू 16। यहाँ तक बात समझ में है, अपना n निकाल के कितना है, n इज इक्वल टू 16। अब ऐसे क्वेश्चन कहीं भी आ जाएंगे, गलत करोगे। देखो ध्यान रखो, अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा रहा है तो 100 में 1 2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो थोड़ा कैलकुलेटिव होंगे, बाकी कैलकुलेशन नहीं होता। तो क्वेश्चन बनाया जा सकता है, लेंदी क्वेश्चन नहीं है। हमने तो समझाना था तो इतने स्टेप लिखा नहीं, तो काफ़ी स्टेप हम भी स्किप करते थे, क्वेश्चन बहुत लेंदी नहीं है। बात ये टाइम को समझना हमने क्या किया, कैसे निकाल के लेके आया। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब किस पे बात करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन पे। अगले हमें अरिथमेटिक मीन पढ़ रहा था, अरिथमेटिक मीन में लगभग चीज़ें पढ़ डाले। अगर उसमें कैसे इंटर करना था, टर्म्स निकालना हो तो कैसे करेंगे, अगर एन अरिथमेटिक मीन दिया गया तो कैसे उसको, उसका सम कैसे होगा, वो सब हम समझ लिए।
अब हम ज्योमेट्रिक मीन को समझते हैं। तो अब ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, अगर 3 पद गुणोत्तर श्रेणी में है तो मध्य पद को अन्य 3 पदों के गुणोत्तर श्रेणी कहा जाता है। इसमें भी मध्य पद को ध्यान देना। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए बी सी अपना जीपी में है तो जीपी में है तो हम क्या जानते हैं कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाता है ए सी, लेकिन मिडिल टर्म हमारा बी है ना कि बी की स्क्वायर, तो बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी इज इक्वल टू आएगा रूट ए सी। यहाँ तक बात समझ में आया क्या? तो ये जो मिडिल टर्म होता है यही अपना क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है। यही क्या होता है अपना ज्योमेट्रिक, ये क्या होता है भाई, यही अपना ज्योमेट्रिक मीन होता है किसका, बिटवीन ए एंड सी। ए और सी का ज्योमेट्रिक मीन अगर बी है तो बी इज इक्वल टू कितना है, रूट ए सी। ध्यान रखना, अगर ए बी सी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो बी टर्म जो लिखा गया है अपना क्या होता है, जीएम होता है। जीएम होने का मतलब क्या है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर ए सी हो रहा तो बी इज इक्वल टू रूट ए सी हो जाएगा। तो अपना बी क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है, जो किसके बराबर होता है, रूट ए सी के बराबर होता है। यहाँ तक बात समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना है, रुक जा भाई, इतना जल्दी किस बात की है। तो अब चलो देखते हैं, अगर जैसे अभी वहाँ पे मैंने जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे तो उसमें जब ए और ए बी सी तक बात आई तो बी इज इक्वल टू कितना आया था, ए प्लस सी डिवाइड बाई 2 आया था। उसी तरह ए बी सी की बात हुआ तो बी इज इक्वल टू रूट ए सी है। अब इसी तरह हम वहाँ पे देखो, फिर उसके जस्ट तुरंत बाद तुम पढ़े थे कि अगर n टर्म्स दिए गए हैं तो उसका जीपी कितना होगा। तो इसी तरह अब यहाँ पढ़ते हैं, अगर मान लो n पॉजिटिव इंटीजर a1 a2 a3 डॉट डॉट an दिए गए, फिर ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा उसको निकालना होगा। तो फिर कैसे निकालोगे भाई, चलो इस बात को समझते हैं। अगर a1 a2 a3 a डॉट 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 कहाँ दिया गया है, an तक दिया गया है, ये टर्म्स दिए गए हैं, n पॉजिटिव नंबर्स दिए गए, क्या दिए भैया, n पॉजिटिव नंबर्स दिए गए हैं। अब हमसे पूछ लिया जाए कि इसका भैया जीएम बनाओ, जीएम बनाओ, नहीं जीएम बताओ, ज्योमेट्रिक मीन बताओ कितना आएगा भाई, कितना हो जाएगा, जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a1 a2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऐसे डॉट डॉट कहा an का पावर 1/n, क्या कर रहे हैं, सबका मल्टीप्लाई करके पावर 1/n कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पावर 1/n। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर हमको 3 नंबर दिए a1 a2 a3 दिए होते तो क्या जी निकालते, तो कैसे निकालते, a1 इंटू a2 इंटू a3 करके क्या पावर 1/3 कर देते। इसी तरह 4 1/4, इसी तरह 5 1/5, इसी तरह n था तो 1/n कर दिए। किसी को कोई डाउट है क्या, कोई डाउट नहीं। तो अगर जी इसका जीएम है तो जी इज इक्वल टू कितना है, a1 a2 a3 पूरे का पावर डॉट डॉट ऐसे किए पूरे का पावर 1/n। तो देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि रूट ए बी वाले कंडीशन, तो ए और बी के क्या इसने कंडीशन दिया कि ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव नहीं हो सकता। इसके आगे सारे कंडीशन से लिखे हुए हैं, देख लो, दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, ये ए लेस देन 0 बी लेस देन 0, तो दोनों संख्याओं का ऋणात्मक तो माध्य भी ऋणात्मक होगा, तो इसका भी माध्य निकल आया। लेकिन कुल मिला के तो एक पॉजिटिव आ गया एक निगेटिव आ गया, या ए निगेटिव बी पॉजिटिव हो जाता। इस कंडीशन में इसका जीएम जो होता है एग्जिस्ट नहीं करता रियल नंबर के लिए। ठीक है, आगे बढ़े। ये सब बात कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑलरेडी बता चुके हैं, तो देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। वैसे भी समझने वाली चीज़ें तो सब कुछ बता चुका हूँ, इतना तो जानकारी है ही है आप लोगों को, उनको पता है। अब कह रहा है कि 2 नंबर, जैसे वहाँ फिर एपी में पड़े 2 नंबर्स है, 2 नंबर्स के बीच में एन नंबर से एन ए जीपी जीएम इंसर्ट किए तो क्या होगा। तो उस चीज़ ऐसी चीज़ें के यहाँ पे समझने कैसे क्या होगा, उस सब बातों को यहाँ पे भी पढ़ना है। तो कैसे पढ़ेंगे, चलो देखते हैं। तो हम मानते हैं ए और बी 2 गिवन नंबर इस प्रकार है कि G1 G2 डॉट डॉट GN भी क्या होगा, एन जी एम्स हैं, एन जी एम ज्योमेट्रिक मीन्स हैं, G1 G2 GN ये किसके बीच के हैं, बिटवीन ए एंड बी। अगर ए और बी के बीच के हैं तो ए G1 फिर G2 इसी तरह G3 इसी तरह ऐसे GN तक जाएंगे, और बी ये किस में होंगे भाई, जीपी में होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। कोई डाउट है क्या, नहीं कोई डाउट नहीं है। और ये है क्या भाई, ये जो हमने लिखा GN तक एन GMs हैं कि नहीं है, हैं किसके बीच में, ए और बी के बीच में। ठीक है, तो ये अपना जो बी लिखा है तो बी है क्या, बी जो अपना है ये क्या है भाई, ये अपना है n+2th टर्म है कि नहीं है, बिल्कुल है, n+2th टर्म है। तो अपना n+2th टर्म है, तो हम nth टर्म कैसे निकालते थे, एपी में जीपी में बता सकते हो क्या। अगर ए आर स्क्वायर ऐसे करते 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 निकालते थे, तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। जैसे T3 के ए आर स्क्वायर लिखे, इसी तरह बढ़ते जाएगा, जनवा टर्म लिखोगे या TN लिखोगे कितना हो जाएगा, देखो
3 है तो 1 कम है, तो यहाँ n के लिए AR पावर n-1 करते थे कि नहीं करते थे। इसी तरह b जो है n+2th टर्म है, तो यहाँ n क्या है, n नहीं है, n क्या है, n+2 है। तो अगर हम कहें a अपना a है, जिसका अभी हमको ये नहीं पता है कि इसका कॉमन रेशियो क्या है, इसका r हो, r कितना हो जाए, n+2 - 1 यही तो होगा, जैसे यहाँ है n-1, तो यहाँ n की जगह n+2 n-1 हो जाएगा। ये एक्चुअली में है क्या, ये है b। नहीं समझ में आया, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a r का पावर n+1, तो कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b डिवाइड्स बाई a का पावर 1/n+1। आर की वैल्यू निकल के आया, आर कहाँ से निकल के आया, n+2th टर्म से आर निकल के आया, कितना निकल के आया, b/a को होल पावर 1/n+1 आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। अब हर एक टर्म को हम समझते हैं, फिर g1 क्या होगा, फिर g2 क्या होगा, फिर g3 क्या होगा। देखो ये सारे टर्म ऐसे लिखे गए, तो इसके यहाँ होल पावर लगा लेना, ठीक है। अब इन सब बात को हम समझते हैं, क्योंकि g1 g2 g3 कैसे लिखा गया था, ऐसे नहीं लिखा गया था, ऐसे लिखा गया था, ध्यान से देखो ऐसे लिखा गया था, gn फिर भी लिखा गया था, कि नहीं लिखा गया था। अब हम ये gp में हैं और जिसका कॉमन रेशियो r आ चुका है, हम जानते हैं कि अगर कॉमन रेशियो r आ गया है तो किसी भी टर्म में r से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका आगे वाला टर्म मिल जाता है कि नहीं। फिर इसमें r से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके आगे वाला टर्म इसी तरह इसी तरह इसी तरह ऐसे करते जाएंगे, मिलता जाएगा कि नहीं मिलता जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बता दो। कोई डाउट नहीं है दोस्त। जब कोई डाउट नहीं है तो फिर जीवन को क्या लिख सकते हैं यार, जीवन लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ए में आर से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। देखो हमने कर दिया, तो ए इंटू आर की वैल्यू अभी निकल के आया था भाई, आर की वैल्यू क्या निकल के आया था, एक बार तुमको हम गौर से दिखा देते हैं ताकि फिर दोबारा ना दिखाना पड़े। ये आर इज इक्वल टू b/a का पावर 1/n+1 आया कि नहीं आया। तो यहाँ r की वैल्यू क्या लिखोगे, b/a का होल पावर 1/n+1 आया निकल के कि नहीं आया। बताओ जी, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। फिर g2 की बात करोगे, g2 करोगे तो ये इस वाले टर्म में एक r से और गुणा कर दोगे, कितना हो जाएगा, ar² होगा कि नहीं होगा। तो कितना हो जाएगा, a इंटू b/a का पावर कितना हो जाएगा भाई, ये स्क्वायर लगा, b/a का स्क्वायर कितना, 2 का पावर n+1 होगा कि नहीं होगा। इसी तरह फिर g3 निकालेंगे, g3 निकालोगे कितना हो जाएगा, ar³ आएगा कि नहीं आएगा, कितना हो जाएगा, a इंटू b/a का पावर 3/n+1 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। इसी तरह एक दो टर्म और बता देते हैं, हम कहते हैं g4 निकालोगे कितना आ जाएगा, g4 निकालोगे ar का पावर 4 हो जाएगा, जहाँ a इंटू b/a का पावर 4/n+1 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। इसी तरह अगर हम बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, कहाँ तक बढ़ते गए भाई, जहाँ तक तुम्हारी सीमा है gn लिखोगे तो ए आर की पावर n निकालोगे कि नहीं निकालोगे। तो अगर ऐसा निकालोगे तो a इंटू आर कितना हो जाएगा, b/a का पावर कितना n है, तो ऑलरेडी n लिख दो, n/n+1 लिखोगे कि नहीं लिखोगे। यही अपना gn एम्स क्या होगा, a इंटू b/a का पावर n/n+1 आएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात देखो, ये gn इक्वल टू इतना कैसे आ जाए। देखो मैंने जब g4 लिया तो ar पावर 4, यानी 4 है तो 4 आ रहा, 5 है तो 5 आ रहा, 6 है 6 आ रहा, तो n आएगा तो ar पावर n हो जाएगा। ये भी दिमाग में इस तरह भी बैठा सकते। कुल मिला के हमको पता रहना चाहिए, जो तरीका आजमा पाओ आजमाओ, लट्ठे से आजमा पाओ तो लट्ठे मार के इसको याद रखे रहो, मतलब कुल मिला के याद रखे रहो, ये याद रहना जरूरी है, n+1। बाकी जनरल तरीका हम बता ही रहे, अगर भूल गए, फार्मूला नहीं याद है तो फिर टाइम वगैरह बचा रहेगा तो फिर भाई प्रूव करके निकाल लेना, और क्या। जो कि ज़्यादा टाइम बचा रहेगा तभी निकालना, बाकी छोड़ देना भाई, दूसरा न्यूमेरिकल पे प्रैक्टिस कर लेना, इससे बेहतर है। अगर इस पे प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा है तो फिर और मैथ में इससे ईजी क्या है भाई, इससे ईजी फिर क्या हो, ट्रिग्नोमेट्री कुछ पोर्शन है, कैलकुलस में कुछ पोर्शन है, कुछ पोर्शन है जिसके क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है। इस सबसे क्वेश्चन तो आ जाता है, लेकिन और सब जगह से आए ना आए उसकी गारंटीज नहीं। तो यहाँ तक समझ में आ गया, gn इक्वल टू कितना आया, a इंटू b/a का पावर n/n+1। ये हो गया जब ngms किसी नंबर्स के बीच में रहे उसके क्या प्रॉपर्टीज़ है, कैसे निकालते हैं, उन टर्म को कैसे निकाला जाता है, ये बात समझ में आ गया। चलो आ गया तो फिर आगे बढ़ते। फिर जो ngm उसके अंदर ऐड किए थे, अब उसका हम मल्टीप्लाई करें तब कितना आता है उसको देखते हैं। सब कुछ करेंगे ना, सब कुछ सीखेंगे, सब कुछ करेंगे। तो दो संख्याओं के बीच प्रविष्ट किए गए n गुणोत्तर माध्यों का गुणनफल उनके एकल गुणोत्तर माध्य की nवीं घात के बराबर होता है। इंग्लिश वाले जरा पढ़ लें भाई। द प्रोडक्ट ऑफ ngms बिटवीन a एंड b, द प्रोडक्ट ऑफ
सबसे पहले ध्यान देखना, द प्रोडक्ट ऑफ जीएम्स बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू द nth पावर ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड डी। ये बात याद रखना भाई, ज़रूरी है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, इसीलिए बता रहा हूँ ज़रूरी है। क्योंकि तुमको नहीं लग रहा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है? नहीं लग रहा, कभी क्वेश्चन में जब फंसेगा तब बता देना कि इम्पोर्टेंट है। तो द प्रोडक्ट ऑफ एन जीएम्स बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू द nth पावर ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। यहाँ तक ठीक है? यानी दो संख्याओं के बीच जो एन ज्योमेट्रिक मीन का जो गुणनफल होता है, उनके जो ए और बी के बीच के जो ज्योमेट्रिक मीन होता है, उनके एन के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, एनवीं घात के बराबर होता है। माफ़ कीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन नहीं, एनवीं घात के बराबर होता है। द प्रोडक्ट ऑफ एन जीएम्स बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू द nth पावर ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। यहाँ तक बात समझ में आ गया? चलो कैसे होता है उस बात को हम समझते हैं। क्या लिखा है, अपना ए था, उसके बीच में एन जीएम्स हमने ऐड किया, क्या है, ए G1 G2 G3 ऐसे करके ऐसे 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 कहाँ तक जीएन, फिर अपना बी है कि नहीं है? ये एन जीएम्स की बात हुई कि नहीं हुआ? एन जीएम्स आया कि नहीं आया? ठीक है, तो देन फिर क्या हो जाएगा भाई, फिर क्या होगा देखते हैं। फिर होगा ए G1 G2 G3, इसी तरह कहाँ तक जाएगा भाई, GN हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, B। ये क्या GP में होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर ये GP में होगा तो हमको निकालना क्या है, इतना के मल्टीप्लिकेशन ही तो पूछा है। किसका मल्टीप्लिकेशन पूछा है? G1 G2 G3 का प्रोडक्ट ही तो पूछा है दोस्त, प्रोडक्ट निकाल देंगे ना। फिर G1 को AR के टर्म क्या लिखे थे, AR लिखे थे। G1 को AR, G2 क्या लिखे थे, AR स्क्वायर। G3 क्या लिखे थे, AR क्यूब लिखे थे। इसी तरह अगर हम बढ़ते जाएं, n तक पहुंच जाए तो AR पावर n होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब ये पूरे का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, n तक 1 से गया, n तक गया, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, तो n है, तो a को n बार मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा भाई, 1 पावर n। सीधे लिख दें कि, चलो भाई सीधे नहीं लिखेंगे भाई, माफ़ कर दो, उसने गलती कर दिया सीधे लिख के। लो भैया तुम्हारी तरीके से लिख देता हूँ, ए को हम n बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लो n बार मल्टीप्लाई करेंगे कितने टर्म्स, n टर्म्स, n टाइम्स, ठीक है, इनटू फिर r को हम n, फिर r को हम आर स्क्वायर, फिर आर क्यू को इस तरह क्या करेंगे, कहाँ तक करेंगे, r का पावर n तक। अब देखो एक पावर 1 1 1 1 जोड़े जाओगे, देखो बेस समान है, गाते जुड़ेंगे, 1 पावर 1 पावर 1 1 1 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा भैया, ये 1 + 1 + 1 प्लस, अब इससे इजी भी बताऊँ, ये कितना हो जाएगा, r का पावर 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट कहाँ जाएगा, n तक जाएगा कि नहीं जाएगा। अब इससे आसान नहीं हो सकता, अब इसके कोई स्टेप नहीं है भाई, इसके नीचे मैं बता ही नहीं सकता, क्या बताऊँगा फिर, कैसे बताऊँगा फिर, है ना। अब ये कितना हो जाएगा, ए को 1 को n बार जोड़ रहे हो तो किसी दे n लिख दो, 1 को n बार जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, n × 1 कर दो, है ना जी। फिर इंटू, ये इंटू है भाई, इंटू कितना हो जाएगा, r का पावर कितना, ए 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल याद है कुछ कितना होता है, n + 1/2 होता है कि नहीं होता। सीधे ऐसे लिख लो। अगर ऐसा नहीं आ रहा है, ये एक AP बनाता है, ये TN टर्म निकाल लो, TN टर्म निकालोगे कितना आ जाएगा, यह AP बनाता है। अब इसको भी करके दिखाना पड़ेगा, देखो 1 + 2 + 3 डॉट डॉट n निकालता है, यही तो है। n टर्म्स है टोटल, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है, a है, लास्ट टर्म l कितना है, n है। सम ऑफ n टर्म कितना होता है, Sn = कितना होता है, n/2। फर्स्ट टर्म कितना है, 1 + n, लास्ट टर्म यही है ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कितना हो जाएगा, n + 1/2। भैया यही हम लिखे, ठीक है, कोई गलती से नहीं लिख दी है। 1 पावर n × r पावर n + 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है भाई। यहाँ तक बात समझ में आया क्या? अब यहाँ तक बात समझ में आया, चलो इसको देखो, जो हमसे बोला उसको लाना ना, हमको बोला क्या है, √AB पावर n लाना है। उनका एकल गुणोत्तर माध्य की nवीं घात के बराबर होता था। ये √AB b = निकाले थे, √AB का पावर वही हुआ था, पहला गुणोत्तर माध्य क्या हुआ था, वही हुआ था, तो इसकी पावर n होता है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। 1 पावर n × r पावर n + 1 डिवाइड बाई 2 हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गया, फिर आगे बढ़ाते हैं प्रोसीजर को। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर कैसे करेंगे पर जरा गौर करो। कितना लिखा भाई, r का पावर n × n + 1 डिवाइड बाई 2 लिखा गया है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, जितना है इसको देख लेना भाई। एक बार लिखा 1 पावर n, r का पावर कितना लिखा, r का पावर n/n + 1 डिवाइड बाई 2, यही तो लिखा गया, यही लिखा गया।
अभी थोड़ी देर पहले हमने आर की वैल्यू निकाल के लाया था। आर की वैल्यू क्या निकाल के लाया था? बी बाई ए डी होल पावर एन अपन एन प्लस वन, वन अपन एन प्लस वन निकाल के लाए थे कि नहीं लाए थे? इस आर की वैल्यू को उठा के यहाँ रख दो, कितना हो जाएगा? 1 पावर एन। आर की वैल्यू कितना है? बी बाई ए का पावर वन अपान एन प्लस वन का होल पावर अगर इस पे कर देंगे कितना? एन प्लस वन डिवाइड बाई टू होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो एन प्लस वन कट जाएगा, कितना हो जाएगा भाई? 1 पावर एन इंटू बी बाई ए का पावर एन डिवाइड बाई टू होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये कितना हो जाएगा भाई? 1 पावर एन इस पे डिवाइड करो, डिस्ट्रीब्यूट करो, बी पावर एन बाई टू इंटू एक डिवाइड बाई 1 पावर एन बाई टू होगा कि नहीं? फिर इस देखो 1 पावर एन बाई टू बेस समान इधर जाएगा, घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 1 पावर एन बाई टू इंटू बी का पावर एन बाई टू। यही होगा कि नहीं होगा? इसको ऐसे कर दें, ए बी का पावर 1/2 को पूरे का पावर एन कर दें, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या कर दें? रूट ए बी का पावर एन कर दें क्या? यही हमको प्रूव करना था, जरा देख के आओ। और यही जो रूट ए बी लिखा है इसी को कहते हैं जी एम ऑफ ए एंड बी का पावर एन। लिखा है कि नहीं लिखा है दोस्त? यही हमको प्रूव करना था कि नहीं करना था? हमने प्रूव क्या किया, जरा उसको गौर करके देखिए। हमने प्रूव क्या किया कि जो G1 G2 G3 और डॉट 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 इनटू मल्टीप्लिकेशन जो भी कहना चाहो डॉट जीएम हमने जब किया, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आया? जीएम ऑफ ए एंड बी का पावर एन आया कि नहीं है? यही हमको प्रूव करना था, हमने प्रूव करके दिखा दिया। बताओ जी, किसी को कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गया तो फिर दोस्त इसके आगे कोई कठिनाई नहीं है। इसके आगे तो और सब मज़े ही मज़े हैं। देखो ये कलर थोड़ा हमको प्रीमियम कलर लगता है, ठीक है, हाईलाइट दिख रहा। चलो फिर आगे बढ़ते। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने निकाल के लाया यही सब चीज़ देखो आगे इसमें टर्म के थ्रू प्रूव किया गया है। तो इस बात को भूलिएगा नहीं, इस बात को समझे रहिएगा कैसे आया कैसे नहीं। इसीलिए हमने डिटेल प्रूफ बताया, इन सब पीपीटी से ना हो के पढ़ा के। चलो यहाँ तक पहुँचने से पहले वो जो है कि इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल नहीं बताया, उस न्यूमेरिकल की चर्चा करते हैं। कौन सा इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल था भाई? जो आप लोगों को नहीं पता हमको पता है, तो ज़रा गौर करिएगा। हम वही बताने के लिए बैठे हैं कि हमको बताना है क्या? फाइंड एन की वैल्यू बताना है कि एन की वैल्यू क्या होगा जिसके लिए जो अपना एक्सप्रेशन है ए एन प्लस वन बी एन प्लस वन डिवाइड बाई ए और एन प्लस बी फॉर एन, या जी पी बना दे, जहाँ ए नॉट इक्वल टू बी बनाए, ये जी एम बना दे। क्या बना दे? जी एम बना दे, ज्योमेट्रिक मीन बना दे बिटवीन किसके? ए एंड बी। और जी एम ऑफ ए एंड बी कितना होता है भाई? कोई बता सकता है कितना होता है भाई? कितना होता है जी एम ऑफ ए एंड बी? कितना होता है? रूट ए बी होता है कि नहीं होता? रूट ए बी होता है कि नहीं होता? होता है। अब ये जो पोर्शन लिखा गया है यही पोर्शन रूट ए बी के बराबर आ जाए। अब कब आएगा यही हमको देखना है। यही इसके बराबर आ जाएगा तो हम कह देंगे भाई अपना, तो हम कह देंगे कि यही अपना जो लिखा गया है सही है किसी एन के लिए, जिस एन के लिए आए। चलो इसमें ऑप्शन मैं दे देता हूँ। ऑप्शन ए मान लेते हैं 0, ऑप्शन डी कितना है? 1, ऑप्शन सी कह देता हूँ -1/2, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। चलो इसके सोल्यूशन देखना। सोल्यूशन जनरल टर्म नहीं बताएंगे भाई, ऑप्शन चेक करेंगे। 0 रख के देखो, 0 रखोगे कितना हो जाएगा? 1 पावर एन। देखो 0 रखोगे तो क्या बनेगा भाई? 0 रखोगे कितना हो जाएगा? 1 पावर 1 प्लस बी पावर 1 बनेगा, नीचे 1 पावर 0 प्लस बी पावर 0 बनेगा, कितना हो जाएगा? ए प्लस बी बनेगा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 2। ये तो ना ए एम ना बन के क्या बन गया? ए एम बन गया। हमको जी एम चाहिए था, ए एम नहीं चाहिए था। फिर 1 रखोगे तो 1 रखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस बी हो जाएगा, तो इससे भी काम नहीं बनने वाला। तो सी इज इक्वल टू -1, तो सी इज इक्वल टू कितना? जो सी ऑप्शन देखो, एन इज इक्वल टू -1/2 रख के देखो कितना हो जाएगा। -1/2 रखोगे कितना आ जाएगा दोस्त? ये हो जाएगा कितना? 1 पावर -1/2 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा? बी पावर -1/2 प्लस 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई 1 पावर -1/2 प्लस बी पावर -1/2 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? कोई क्या? कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो जाएगा भाई? इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 1 पावर 1/2, ये हो जाएगा प्लस 1 पावर 1/2, ये डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 1 और -1/2, ये हो जाएगा प्लस 1 और -1/2। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है। अब बात क्या करना है उसको जरा से गौर करो। अब इस कदर तो अपना आना नहीं, तो किस कदर आना जरा उसको गौर करो। जो नीचे 1/2 है ना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करोगे? इस कदर करोगे, 1 पावर 1/2 प्लस 1 पावर 1/2, ऊपर कत्ता मत छेड़ो। नीचे क्या? 1 पावर -1/2 को 1 पावर 1/1 पावर 1/2 लिख सकते हो, 1/1 पावर 1/2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते?
लिख सकते हैं इसको तिरछा गुणा करो फिर इसको ऊपर पहुंचा दो। तिरछा गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, ए पावर 1/2 प्लस बी पावर 1/2, ये तो तुम्हारा ऊपर हो गया। हर में क्या लिखा भाई, एक पावर 1/2 हो जाएगा प्लस बी पावर 1/2 हो जाएगा इंटू एक पावर 1/2 इंटू बी, ये देखो बी, ये बी पावर 1/2 है, तो बी पावर 1/2 है तो इसको ऊपर भेजोगे कितना यहाँ लिख दूँ, एक पावर 1/2 इंटू बी पावर 1/2, ये पोर्शन कट गया, बचा कितना, एक पावर 1/2 इंटू बी पावर 1/2, बचा कि नहीं बचा। इसी को क्या बोलते हैं भाई, इसी को बोलते हैं रूट ए बी, बोलते हैं कि नहीं बोलते। यही तो हमको बताना था कि जी एम आप ए एन बी हो जाए, तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, सी ऑप्शन अपना करेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से जाइएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर आगे क्या है, एन इम्पॉर्टेंट थ्योरम। ये थ्योरम थोड़ा याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्या होता है भाई थ्योरम्स, अगर ए और बी दो रियल नंबर है जो पॉजिटिव है एंड अनइक्वल है, पॉजिटिव है और अनइक्वल है, कि पॉजिटिव है और अनइक्वल है जो बराबर नहीं, और ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें ध्यान देना, ए रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, ए रिप्रेजेंट कर रहा है ए एम को एंड जी रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, जी एम को। ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अरिथमेटिक मीन को, जी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ज्योमेट्रिक मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तब अगर इक्वेशन एक लिखना हो तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ए और बी अगर इसके रूट्स हो, ए एंड बी आर रूट्स ऑफ इतना, जो ए और बी होंगे रूट्स होंगे किसके, -2ax प्लस जी स्क्वायर की इज इक्वल टू 0। ठीक है, और नंबर आप गिवन बाई, जो नंबर ये जो ए और बी के जो नंबर हैं ये नंबर किससे दिए जा सकते हैं भाई, ए प्लस माइनस, ये इसी में क्या उसको कौन सा फार्मूला क्या कौन सा फार्मूला कहते हैं भाई, जो भी फार्मूला हो, श्रीधराचार्य फार्मूला, श्रीधराचार्य फार्मूला लगा लीजिएगा, उसी से आता है, या किसी से नहीं आ रहा है, कोई चमत्कार नहीं कर रहे हैं, उसका प्रूफ भी कर सकते हैं लेकिन हम प्रूफ दिखाने नहीं जा रहे। ठीक है, इस तरह हो जाएगा, ए प्लस माइनस ए प्लस जी, ए माइनस जी, ध्यान रहे ए और बी की वैल्यू इससे दिया जा सकता है। और हम यहाँ से इससे भी प्रूव किया जा सकता है, जो अरिथमेटिक मीन होता है ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, हमेशा अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन से हमेशा बड़ा होता है। चले आगे बढ़े, ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसका ए और बी दो रियल नंबर दिए गए जो पॉजिटिव हैं और अनइक्वल है, अगर ए उसका ज्योमेट्रिक अरिथमेटिक मीन को बताए, जी जो है उसके ज्योमेट्रिक मीन के बताए, तो इसका इक्वेशन कैसे लिया जा सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर की लिखा जा सकता है, जहाँ ए और बी इसका क्या होंगे, रूट्स होंगे। और ए और बी की वैल्यू कैसे बताया जा सकता था, ए प्लस माइनस अंडर रूट ए माइनस जी इंटू ए प्लस जी के तरीके से बताया जा सकता है। यहाँ पे इसे भी दिखाया जा सकता है, जो अरिथमेटिक मीन है वो ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन के बराबर होता है। देखो इसके थ्योरम्स को प्रूफ भी हम बता सकते हैं, लेकिन ये अपने काम की किसी है नहीं, काम इन द सेंस ये है कि कहीं एग्जाम्पल कहीं पूछा जाना नहीं, तो अभी क्या है उसी पर्पज़ से चल रहा है। जब मेन पर्पज़ का पढ़ाएंगे तो उस समय थोड़ा इसका लेवल और बढ़ जाएगा, क्योंकि वह डिस्क्रिप्टिव बताना, लेवल बढ़ जाएगा, मतलब यह है कि थोड़ा डिस्क्रिप्टिव तरीके से बताया जाएगा। चले आगे बढ़े, तब भी काफ़ी हद तक या काफ़ी हद तक क्या 90% मेंस की थ्योरी पार्ट को हम कवर कर दे रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जैसे थ्योरम्स का प्रूफ हो गया, न्यूमेरिकल्स की कैसे अप्रोच हो गया, इस चीज़ को छोड़ के इस चीज़ को मेंस का जब पढ़ाएंगे तो उस तरीके से हम बताएंगे। चलो फिर देखते हैं, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल ले लिया जाए, क्या है कहीं क्या न्यूमेरिकल, देखें रखा गया क्या, ये रखा गया, इसको पहले लगा लेते हैं फिर चलते हैं, क्यों जी, हाँ लगा लेते हैं। क्या कह रहा है कि ए एम बिटवीन टू नंबर्स हुज सम इज 100, कि दो, या पहले इस थ्योरी पार्ट में देख लें, इस थ्योरी पार्ट में कुछ बचा तो नहीं है, इस थ्योरी पार्ट में क्या बचा है, वही दिया गया, इफ ए एंड बी आर रियल एंड पॉजिटिव, तो अभी बताया ना अरिथमेटिक मीन जो होता है हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, ध्यान रखना अरिथमेटिक मीन जो होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है। और फिर किसी पॉजिटिव इंटीजर एन के लिए जो होता है, जब अरिथमेटिक मीन ये लिखा गया है ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, तो एन टर्म के लिए अगर एन टर्म लिया उसके लिए अरिथमेटिक मीन कितना होगा, a1 प्लस a2, ऐसे एन टर्म्स लिए, ए एन लिया गया है, इसका ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा, डिवाइड्स बाई एन, ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा, a1 a2 डॉट 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 ए एन ग्रेटर देन नहीं होल पावर कितना 1/n, ऐसे तो लिखते थे, ये इसी से आया ना कि कहीं चमत्कार से आया। एम निकालते कैसे थे, वही एन टर्म दिए थे, एम कैसे निकालते थे, डिवाइड बाई एन करते थे, अगर एन टर्म दिए थे उसके जी एम कैसे निकालते थे, उसका मल्टीप्लाई करके पावर 1/n कर देते थे। बात समझ में आए यहाँ तक, ठीक है फिर चलते हैं आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है दो संख्याएं जिनका योग 100 है, दो संख्याएं हैं, मान लो ए और बी दो नंबर्स हैं, हम यही मान ले रहे हैं, कहीं आगे नहीं बढ़ना, ए और बी दो नंबर जिनका योग 100 है,
उनके समांतर माध्य एम गुणोत्तर माध्य जी एम का अनुपात 5:4 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्या बताना भाई, चलो देखते हैं। तो क्या कह रहा है, मान लेते हैं दो नंबर से ए और बी है, तो उनका सम जो कह रहा है ए प्लस बी इज इक्वल टू जो कह रहा है 100 है। यही तो कह रहा है, कुछ और कह रहा है। अगर ए प्लस बी इज इक्वल टू 100 है, क्योंकि हम जानते हैं कि इसका अरिथमेटिक मीन अगर ए इज इक्वल टू पता करें तो कितना हो जाता है, ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 होता है कि नहीं होता। अब ए प्लस बी इज इक्वल टू 100 है, तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आएगा 50 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब क्या कह रहा है कि जो अरिथमेटिक मीन है और जो ज्योमेट्रिक मीन है, इनका जो रेशियो है 5:5, 5:4 है। तो अरिथमेटिक मीन अभी हम देखो निकाल के लाए, कितना है 50 है, तो हमको चाहिए ज्योमेट्रिक मीन, निकाल देते हैं भाई। कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। 5 से काट देंगे, बचेगा 10 ही बनेगा। जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40। लो जी, ए की वैल्यू पता लग गया, जी की वैल्यू पता लग गया। अभी थोड़ी देर पहले हम इक्वेशन पढ़ के, हमको क्या चाहिए, संख्याएं ज्ञात कीजिए, ए और बी के नंबर बताने भाई। ए और बी के नंबर अभी थोड़ी देर पहले बताया, ए और बी कैसे बताया जा सकता है, ए प्लस माइनस अंडर रूट ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी, उसको याद कर लीजिएगा, उसी तरीके से लगेगा। अभी क्वेश्चन आ गया, अगर पता है तो लग जाएगा, नहीं पता तो नहीं लगेगा। सिंपल सी बात है भाई। ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ए कितना हो जाएगा, ए प्लस जी करोगे तो 90 आ जाएगा, ए माइनस जी करोगे तो 10 आ जाएगा। यही तो आएगा, कुछ और आएगा, यही आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 50, ये 900, 900 का कितना हो जाएगा 30। ठीक है, सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 50, 30, 80, 80, 80, 80, एक 80 बनेगा, एक कितना बनेगा 80, 20। क्या बात है, इस समय मार्केट में भी 80-20 चलता है, पॉलिटिक्स में भी 80-20 चलता है, अपना सोल्यूशन भी 80-20 आ गया। बताओ जी, क्या बात है। एक वैल्यू मान लो अगर 80 है, तो बी की वैल्यू कितना आ जाएगा, 20। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या भाई। ये देखो ऐसा ही लगाया, लगा लेना, ठीक है। कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स ओपन है, कर दीजिएगा कमेंट, अगले क्लास में फिर बताएंगे। फिर नहीं आएगा फिर कमेंट कर दीजिएगा, अगले क्लास में फिर बताएंगे। फिर भी नहीं आएगा तो फिर थोड़ा अपने तरफ देखिएगा कि तुम कहीं गलत डिपार्टमेंट में घुस रहे हो, किसी और की तैयारी करना था, पीजीटी या टीजीटी की ले लिए। दोनों तरफ ध्यान देना चाहिए ना भाई। चलो देखते हैं। इफ a1 a2 डॉट 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 an आर पॉजिटिव रियल नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज ए फिक्स्ड नंबर c, देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ c। यहाँ पे ये जो तुमको एक कहाँ गया, तो न्यूनतम वैल्यू किसका, a1 a2 डॉट डॉट ये 3an, ये जो 3 लिख दिया ना, इसी से तुम गलती कर दोगे। हमको पता तुम इससे यही 3 की वजह से तुम गलती कर दोगे, लेकिन हमको जो पूछा चलो उसको देखते हैं। कह रहा है कि a1 a2 a3 आर पॉजिटिव रियल नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज फिक्स्ड नंबर c, देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ। किसका मिनिमम वैल्यू ज्ञात निकालना भाई, a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 an-1 प्लस 3an की मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो क्योंकि हम क्या जानते हैं दोस्त, हम जानते हैं कि जो am होता है ये ग्रेटर देन gm होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। और इस आधार पे इसको कह सकते हैं, जो नंबर से लिखा गया है इसका am कितना होगा, an-1 प्लस 3an का जो am होगा डिवाइड बाई कितना करेंगे, n होगा, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके बराबर होगा, gm कितना हो जाएगा, a1 इंटू a2 इंटू a3 डॉट डॉट कितना an-1 इंटू 3an का पावर 1/n होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब इसी कह रहा है कि इसका गुणनफल जो एक निश्चित संख्या c के बराबर है, भाई c के बराबर है, तो किसका निश्चित संख्या बराबर है, किसका गुणनफल a1 a2 a3 डॉट डॉट an-1 इंटू an का, ना कि 3 का, ये 3 वाला पोर्शन नहीं है, इनका गुणनफल कह रहा है कितना है, c है। तो इसका मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना है, ये 3 इंटू c का पावर 1/n है कि नहीं है। तब यही तो भाई मिनिमम वैल्यू हो गया। तो मिनिमम वैल्यू कितना है भाई, इसका मिनिमम कितना आया, मिनिमम वैल्यू कितना आया, मिनिमम वैल्यू निकल के कितना है, n इंटू इसको n, देखो इसकी मिनिमम वैल्यू हमको केवल इतने पोर्शन की चाहिए था, ये पोर्शन की। n को इधर भेज दोगे, n पॉजिटिव है तो n इधर आएगा, कितना n इंटू 3c का पावर 1/n, यही अपना मिनिमम वैल्यू। कोई डाउट नहीं आता, कोई डाउट नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहा उसको देखते हैं, समझते हैं। न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल लगाएंगे, वही है जो पोर्शन बताया, उसी पोर्शन को देखो यहाँ पे सॉल्व किया, समझ लीजिएगा। अब चलो समझते हैं हार्मोनिक मीन को। हार्मोनिक मीन क्या होता है उस बात को समझते हैं, फिर हार्मोनिक मीन के बाद ये अपना टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब ये खत्म हो जाने का मतलब ये नहीं है कि अपना सीक्वेंस है सीरीज खत्म हो जाएगा। अभी जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ से पूछा जाता है, इसके बाद जो लेके आएंगे वीडियो उससे आता है।
उससे भर भर के क्वेश्चन आता है और वो टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, ग्रेजुएशन का पोर्शन का शुरुआत वहीं से होना है, जब ग्रेजुएशन के पोर्शन को शुरू करेंगे तो ठीक है, उसको सही से समझिएगा, जो अगला वीडियो आएगा उसको बेहतरीन तरीके से समझिएगा। तो चलो इसको देखते हैं। क्या कह रहा है, व्हाट इज द हार्मोनिक मीन, हरात्मक माध्य क्या है। अब हार्मोनिक मीन हमको पढ़ना है। हमने तीन उठाए थे, क्या, एक अरिथमेटिक मीन, फिर ज्योमेट्रिक मीन, अब हम पहुंच गए हार्मोनिक मीन पे। हार्मोनिक मीन को उठाते हैं और इससे रिलेटेड जो थोड़ा बहुत और कुछ एग्जाम में पूछा जाता है उसको हम अगले ये वीडियो की स्टार्टिंग में जो थोड़ा बहुत कुछ पार्ट बचा रहेगा उसको भी बता देंगे, तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा। देखो, संपूर्णता को यहाँ पे प्राप्त होगा, ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें बताएं कुछ चीज़ें छोड़ दिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो थ्योरी पार्ट है, न्यूमेरिकल पार्ट है, सारा कुछ बताया जाएगा। हमको इसमें कोई वो नहीं रखना है कि कुछ चीज़ें छोड़ दे रहे हैं, कुछ चीज़ें बता दे रहे हैं, ऐसा कुछ करना ही नहीं। जो पोर्शन है सारा कुछ डिटेल नोट्स के साथ, ये सारे नोट्स हम प्रोवाइड कर देते हैं टेलीग्राम चैनल पे, तो ज़रूर जुड़िए ना भाई, क्यों नहीं। टेलीग्राम चैनल जुड़िए, आप इस नोट्स को लीजिए, रिवीजन करिए, पढ़िए, आगे बढ़िए। चलो देखते हैं। इफ 3 टर्म इन HP, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में 3 टर्म है, देन द मिडिल टर्म इज कॉल्ड द हार्मोनिक मीन बिटवीन द अदर्स 2। तो जो मिडिल टर्म होता है उन अदर 2 के क्या होता है, हार्मोनिक मीन होता है। जैसे अगर ABC अगर तुमको कहीं दिया गया है, चलो ये यहाँ लिखा, देखो फर्स्ट टर्म तुम्हारा A रहा होगा, ये B रहा होगा, ये C रहा होगा। अगर ये तीनों HP में है, ये तीनों किस में है भाई, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो ये जो तुम्हारा मिडिल टर्म है, ये मिडिल टर्म तुम्हारा क्या होगा, HM होगा, हार्मोनिक मीन होगा। यहाँ तक समझ में आया? यदि 3 पद हरात्मक श्रेणी में है तो मध्य पद जो होगा अन्य 2 बीच का हरात्मक माध्य कहा जाता है। बात समझ में आया क्या? चलो देखते हैं। जब बात इतना समझ में आ गया तो फिर आगे भी आ जाएगा। अब ये बात, अगर यही n नंबर दिए गए हों, n नंबर देने का मतलब क्या होगा, तो जैसे A1 A2 A3 डॉट डॉट n नंबर दिया हो और इसका कह रहा हो हार्मोनिक मीन क्या हो, h है, तो h इज इक्वल टू क्या लिखोगे, h इज इक्वल टू n अपान 1 अपान A1 प्लस 1 अपान A2 प्लस 1 अपान ऐसे डट डट कर 1 अपान AN करोगे कि नहीं करोगे। यहाँ तक बात समझ में आया। इस बात से एक बात और समझ में आया, जो n पॉजिटिव नंबर्स दिए गए हैं, ये जो दिए गए थे किस में थे, HN में थे, किस में थे, HP में थे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में थे कि नहीं थे, बिल्कुल थे। अब इसी तरह जो हम वहाँ 2 टर्म्स के लिए निकाले, यहाँ ये 2 टर्म्स के लिए पूरा भी नहीं निकाले, इसको थोड़ा समझो। अब ये अगर मान लेते A and B 2 गिवन नंबर्स, A and B 2 गिवन नंबर्स, पहले इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। HM बिटवीन A and B, H जो है HM है बिटवीन A and B, AHB आर किस में होगा भाई, अगर H जो है A और B के बीच का HM है तो AHB किस में होगा, HP में होगा। अगर AHB HP में होगा तो भाई ये हम पढ़ के आए थे कि 1 अपान A 1 अपान H 1 अपान B ये किस में होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। कोई दिक्कत है क्या? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा तो ये 2/H किसके बराबर होगा, 1 अपान A प्लस 1/B के बराबर होगा कि नहीं होगा। कि 2/H इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, कुछ बताओगे भाई, ये कितना हो जाएगा, A प्लस B डिवाइड बाई AB होगा कि नहीं होगा। H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2AB डिवाइड बाई A प्लस B आया कि नहीं आया। तो यहाँ हमने क्या किया, वही ज्योमेट्रिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को जो हम जानते हैं उसी को यूज करके लगाया। और जब मैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन को जब मैं पढ़ा रहा था तो मैं खुदे बताया था कि जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल ही तो होता है। तो यहाँ बताने का एक रीज़न यही था कि जैसे मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को जब पढ़ा रहा था, उसके AM को जब मैंने बताया कि अगर ABC 3 टर्म्स इस प्रकार हैं, अगर ये AP में हैं तो इसका जो B पार्ट होता है, मिडिल टर्म होता है, इसका AM होता है और किसके बराबर होता है, A प्लस C डिवाइड बाई 2 होता है। अब रेसिप्रोकल का मतलब ये नहीं है कि जो रिजल्ट आया है उसका उल्टा कर दो, तो इसका उल्टा कर दोगे तब तो कितना आ जाएगा, 2 अपान A प्लस C आ जाएगा भाई। ऐसा नहीं करना था, इसीलिए यहाँ इसको बताने का मकसद यही था कि ऐसा नहीं करना था, ठीक है, ऐसा करना भी मत। चले आगे बढ़े। तो क्या करना, टर्म्स को उल्टा करना, फिर रिजल्ट पे अप्लाई करना, तो फिर कभी गलत नहीं होगा, एकदम सही आएगा, एकदम पूरी तरीके से सही आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। फिर वहाँ क्या करे थे, जैसे
ए पी के लिए जब 3 टर्म्स थे क्या किए थे भाई, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3 किए थे। तो यहाँ क्या करोगे, 3 डिवाइड बाई ए 1/बी 1/सी करोगे कि नहीं करोगे। देखो इस पोर्शन को अगर हम केवल यही डायरेक्ट एच को निकाले तो कितना निकालोगे, 2 डिवाइड बाई 1/ए प्लस 1/बी आएगा ना, नहीं। अब इसी पोर्शन के समझे, अगर हम 3 टर्म्स ए बी सी दिए होते, अगर उसका एच एम पूछते तो कैसे निकालते, अगर एच निकालते 3 टर्म्स के लिए, 3 नंबर्स के लिए, 3 टर्म्स के लिए जोड़ लेते हैं, कैसे निकालते भाई, 3 डिवाइड्स बाई 1/ए 1/बी प्लस 1/सी करते कि नहीं करते, बिल्कुल करते। इसी प्रोसीजर को आगे बढ़ाते चले। वही जब कह रहा है, जब n पॉजिटिव नंबर हमको दे दे, कितना n पॉजिटिव नंबर हमको दे दे, a1 a2 डॉट डॉट an दे दे, तब अपना h क्या होगा भाई। अब n कह रहा है तो n टोटल कितने हैं, n पॉजिटिव है, n पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो n डिवाइड बाई 1/a1 1/a2 प्लस 1/3 ऐसे डॉट डॉट 1/an हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहीं n टर्म्स की जगह हमको 4 कर देता तो कितना करते, 4 डिवाइड बाई 1/a1 प्लस 1/a2 प्लस 1/a3 प्लस 1/a4 करते कि नहीं। अगर 5 कर देता प्लस 1/a5, ऊपर कितना कर देते 5 5/1/a1 1/a2 1/3 डॉट डॉट 1/a5 तक जाते कि नहीं जाते। ये सारी चीजें समझ में आई कि नहीं समझ पाई, बताओ। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसके टर्म्स वगैरह को कैसे निकालेंगे उस तो बारी बारी से हम लोग समझते हैं। ये देखो, ये सारे पोर्शन ऑलरेडी बता चुका। अगर 2 के लिए निकाला तो 2/a 1/a 1/b निकाला, 3 के लिए निकाला तो 3 है। देखो ये 3 के बाद में जो बताया था ना, वही सॉल्व करके लाओगे तो यही आएगा। मैंने क्या बताया था, हमने कुछ बताया था, थोड़ा याद करो। हमने 3 टर्म्स के लिए क्या बताया था, कुछ याद है। हमने बताया था क्या करना, 3 डिवाइड बाई 1/a 1/b 1/c करोगे तो आ जाएगा। इसी को सॉल्व करोगे यही आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सावधानी क्या भाई, जो इतना देर से समझा रहा था या नोट पॉइंट में लिख दिया गया। क्या लिखा गया भाई, द am between two numbers a and b is a plus b by 2. It does not follow that hm between the same number is the reciprocal. इसी सेम नंबर को रेसिप्रोकल कर दो तो ये एच एम नहीं होगा, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, इस मिस्टेक को थोड़ा भर दो भाई, इसको भर दो। तो इसको भरना कैसे है, इसको फिल करना पड़ेगा, रेड से फिल कर दो भाई। हम फिल कर देते हैं, अपन के पास जितना कलर है ये मैंने इसको उठा दिया। चल भाई, क्या हो गया, बस हो गया। चलो, तो इसका मतलब ही उसको फॉलो नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, यह चीज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 डिवाइड्स बाई ये। सही का तरीका क्या होगा, 1/a डिवाइड बाई 1/b। अब इसको सॉल्व करोगे जो आएगा उस तरीके से अपना देख लीजिए। इसको सॉल्व करते थे, अभी थोड़ी देर पहले किए थे, कितना आया 2ab डिवाइड्स बाई a प्लस b आया था कि नहीं आया था, आया था। अब चलते हैं कि a और b दो नंबर दिए रहे हों, उसमें h क्या होगा, h1 h2 h3 n HMs को उसके बीच में हम रखते हैं। फिर h1 को पता करते हैं क्या होगा, h2 को पता करते हैं क्या होगा, hn को पता करते हैं क्या होगा। इस तरह से हम सबको समझते हैं कि क्या होगा, देखते हैं कैसे निकालते। जैसे am में निकाले, gm में निकाले, उसी तरह hm में भी हम निकालते हैं। कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलो पहले देखो क्या लिखा है, इस बात को पहले समझो। यहाँ क्या लिखा गया, कह रहा लेट a and b टू गिवन नंबर्स एंड h1 h2 h ऐसे डॉट डॉट करके HN तक आर NHMs बोला, NHMs। अब इसी तरह इसमें कह देता 4 HMs 3 HMs 5 HMs 6 HMs या 100 HMs, जो भी बात करता, लेकिन हम NHMs के लिए समझ रहे हैं। अब तुमको 5 4 6 10 20 50 100 1000 जो की बात करेगा उस बात को कर ले जाओगे, लगा ले जाओगे कि नहीं लगा जाओगे। हम सीधे तुमको जनरल बात बताते हैं। तो चलो बताते ही सीधे, क्या इधर उधर बात करते हैं। तो क्या है, मान लेते हैं भैया 2 नंबर हमको जो दिया ए और बी दिया गया, ये क्या भैया गिवन 2 नंबर, 2 गिवन नंबर्स यही दिया गया, कुछ और दिया गया, यही दिया गया, यही दिया गया। तो फिर आगे देखते हैं। अब मानते क्या दिया भी गया है, एंड h1 h2 h3 इसी तरह दिया गया है, कहाँ तक hn आर NHMs बिटवीन देम, NHM है इनके बीच में, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा, AH1 H2 डॉट 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 कहाँ तक HNB। ये किस में होगा भाई, HP में होगा कि नहीं होगा, HP में होगा। अगर ये HP में होगा तो 1/a 1/h1 1/h2 इसी तरह 1/hn, ये 1/b ये किस में होगा भाई, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा कि नहीं होगा। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तो होगा, इतना तो हमको भी समझ में आ रहा था। जरा ये बी पे गौर करोगे भाई,
इस बी पे गौर करो और इस बी को बता दो भैया कौन सा टर्म है अपना। ये जो लिखा गया है, ये बी जो लिखा गया है, बी कौन सा टर्म होगा ये बता सकते हैं? ये क्या n+2th टर्म होगा कि नहीं होगा? n+2th टर्म ऑफ किसका है? HP का। अगर n+2th टर्म ऑफ HP का है तो ये 1 ऑफ n+2th टर्म किसका बनेगा? AP का बनेगा कि नहीं बनेगा दोस्त? AP का बनेगा। अगर AP का बनेगा तो इसका मतलब इसका फर्स्ट टर्म कितना है? इसका फर्स्ट टर्म A है। A नहीं है तो 1/A है, प्लस n+2 - 1D। डी निकालना, डी लिख दे कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल डी। इसमें कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब ये बी नहीं है भाई, 1/B। कितना है? 1/B। ये कितना आ गया? 1/B आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? या 1/, नहीं B ही लिखो भाई। क्यों B लिखोगे? क्योंकि हमने HP को मान के लगाया ना। ये B जो है अपना HP का टर्म है, n+2th टर्म किसका है? HP का है। तो 1/B किसका टर्म है? AP का। तो इसीलिए मैं इधर उल्टा किया। ठीक है, चले आगे बढ़े। तो 1/A + n+2 - 1D हो जाएगा। इसको थोड़ा और सही से लिख दें। ये B = कितना हो जाएगा? B = हो जाएगा 1/1/A प्लस ये कितना हो जाएगा? n+1D होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो कितना हो जाएगा? इसको इधर लेके आते तो इसका इधर लाओगे तो 1+A n+1D = कितना हो जाएगा? 1/B हो जाएगा। नए पेज पे चलते हैं। तो n+1D = कितना हो जाएगा? 1/B - 1/A। यही तो आया, कुछ हो रहा है देख लेता हूँ। एक सेकेंड रुकना भाई। 1/B - 1/A सही है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पे देखो D भी रहेगा, D इधर लिख देता हूँ। तो D = कितना हो जाएगा? 1/B - 1/A डिवाइड्स बाई D आएगा कि नहीं आएगा? यही आएगा। D नहीं, n+1 आएगा, माफ कीजिएगा। ये कितना आएगा? n+1 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ अपना क्या आ गया? D आ गया। ये क्या आ गया? D आ गया। अब D आ गया तो फर्स्ट टर्म अपना कितना था? 1/A था। तो सेकेंड टर्म कितना था? H1 था। सेकेंड टर्म अगर AP में है, फर्स्ट टर्म 1/A है, तो सेकेंड टर्म निकालने को उसमें D जोड़ दोगे तो काम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो H1 निकालने के लिए कितना हो जाएगा? H1 नहीं, 1/H1 निकालोगे तो कितना होएगा? 1/H1 निकालोगे कितना हो जाएगा? 1 + A + D कर दोगे, आ जाएगा। इसी तरह 1/H2 निकालोगे कितना हो जाएगा? 1/A + 2D आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इसी तरह 1/H3 निकालोगे कितना हो जाएगा? 1/A + 3D आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इसी तरह अगर हम आगे बढ़ते जाएं, कहाँ तक निकालोगे? 1/HN निकालोगे कितना हो जाएगा? 1/A + ND आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा? 1/HN = कितना हो जाएगा? 1/A + N। N कितना है? N कुछ भी हो, N तो हमको निकालना ही नहीं है। D रखा, D रखा कर तो 1/B - 1/A ये कितना हो जाएगा? n+1। यहाँ तक बात समझ में आया क्या? ये वो पूरा ब्रैकेट लगा देते हैं। कोई दिक्कत है क्या? अब देखो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करोगे कितना हो जाएगा? देखो A - B, ये कितना हो जाएगा? A - B ऊपर हो जाएगा डिवाइड बाई AB अपन n+1 हो जाएगा। तो ऊपर कितना बचेगा? देखो सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ। 1/A + N A - B डिवाइड बाई कितना नीचे हो जाएगा? AB n+1 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों नहीं होगा? तो 1/HN = कितना आया? A 1/A प्लस ये कितना आया भाई? NA - B डिवाइड बाई कितना? AB n+1 आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। यही अपना ब्रैकेट में कर देते हैं। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। बस हो गया, चले आगे बढ़े। ठीक है, तो इसका मतलब इसका D क्या निकल के आया था भाई? D निकल के आया था 1/B - 1/A डिवाइड्स बाई n+1 निकल के आया था। फिर 1/HN निकाले, जो HN टर्म्स निकाले कितना? 1/A + N × D आया था। N कितना आया था? N अभी निकाले थे, N आया था। D कितना आया था निकल के? हाँ, ये D की वैल्यू निकाल दो। 1/B 1/A डिवाइड्स बाई कितना? n+1। इस सब टर्म को भाई याद रखे रहना, दिमाग में बैठाए रखना ज़्यादा ज़रूरी है। चलो फिर ये हो गया। तो जैसे क्या है कि उसमें AM में जब AP AM पढ़ रहे थे तो उसमें जो टर्म बिंडल में लिखे, जितने AM को हमने अंदर पुट किया था उसको हम सम करके निकाले थे कि नहीं निकाले थे? तो वही यहाँ
दो संख्याओं के बीच n ऋणात्मक माध्ययों के व्युत्क्रम का योग जो होता है उनके एकल ऋणात्मक माध्ययों के व्युत्क्रम के योग के n गुना के बराबर होता है। इस बात को समझो पहले। दो नंबर अगर कोई कुछ भी दिया हो, मान लो a और b दिया था, उनके बीच n ऋणात्मक माध्यम कोई रखे, h1 1/h1 नहीं रखे थे, h1 h2 h3 ये रखे थे। तो a h1 h2 h3 ऐसे करते करते कहाँ कर गए थे, hn और b ये किस में थे, अपने hp में थे कि नहीं थे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में थे कि नहीं थे। फिर 1/a 1/h1 1/h2 ये किस में हो गए थे भाई, a अपने हो गए थे ap में। तो वही इसने क्या कह रहा है द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ n हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज n टाइम्स द रेसिप्रोकल सिंगल sm बिटवीन देम। तो उसका रेसिप्रोकल कितना 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1 ऐसे डॉट डॉट 1/hn किया, तो n टाइम्स a प्लस b डिवाइड्स बाई ए सिंगल ए। ये देखो इस ब्रैकेट को सही लगाओ, n इंटू a प्लस बी डिवाइड बाई 2ab के बराबर हो जाएगा। एकल hm के व्युत्क्रम का n गुना के बराबर होता है। ठीक है, a और b अगर AHB अगर तुम्हारा बताए थे ना कि AHB अगर तुम्हारा हार्मोनिक मीन में है तो H इक्वल टू कितना होता है 2AB AN, मतलब A प्लस बी डिवाइड बाई 2AB के बराबर होता है। तो चलो इसको कैसे आया इस बात को समझते हैं। ये कितना लिखा है 1/h1 1/h2, यही बताना है कि कितना आना है कि नहीं बताना, इसी बात को तो बताना है। 1/h3 डॉट 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 कितना 1/hn के, यही बात को बताना है कि नहीं बताना। तो हम इसको, ये किस में AP में है कि नहीं, AP में है। AP में है तो अगर दोस्त हम लोग पढ़े थे कि अगर n टर्म्स को हम जोड़ रहे हैं तो क्या n/2 प्लस फर्स्ट टर्म कितना है 1/h1 प्लस लास्ट टर्म 1/hn हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो n/2 हो जाएगा, 1/hn को क्या a प्लस कैपिटल D लिख सकते हैं। a कैसे लिखोगे भाई, जब रेसिप्रोकल कर दिए हो तो a को भी तो रेसिप्रोकल ही तो लिखोगे, तो 1/a प्लस डी होगा कि नहीं होगा। इसी तरह ये HN को क्या लिख सकते हो, अगर ये 1/HN था, ये b ही तो था, कुछ और था, तो ये H1 को लिखना होगा तो क्या ये b 1/b माइनस डी कर दे तो नहीं आएगा। इस वाले पोर्शन में से d घटाने पे यही पिछला टर्म आता है कि नहीं। ठीक है, इसको क्या लिख दो भाई 1/b माइनस डी, कुल मिलाकर हमको d उड़ाना भाई, उड़ा दिया मैं d। लो n/2 कितना हो जाएगा 1/a प्लस 1/b आ गया। किसी भी तरीके से करोगे ये आना यही है, ध्यान रखना, बस मेन चीज़ यही है कि आना यही है। इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा a प्लस बी डिवाइड्स बाई ए बी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। फिर कितना हो जाएगा n a प्लस बी डिवाइड्स बाई कितना हो जाएगा 2ab हो जाएगा। और इसी को क्या बोलते हैं ज़रा याद करोगे, n डिवाइड्स बाई 2ab अपॉन a प्लस बी, अगर ऐसे कर दे तो यही अपना क्या भाई बता सकते हो, यही अपना क्या है, कितनी बार निकाले, देखो कहाँ गया भाई। चलो आगे एक बार और एक पेज पलट दो भाई, काफ़ी पीछे चला जाता है। इसमें थोड़ा सिस्टम यही है कि जल्दी जल्दी पीछे नहीं होता, जल्दी जल्दी पीछे हो जाए तो हमको भी दिखाने में थोड़ा आसानी हो जाए, है ना दोस्त। अरे कुल मिलाकर हम वही दिखाना चाह रहे हैं कि ए बी, अगर ए, ये देखो यार ये अपना क्या निकल के आया था 2ab अपान a प्लस बी निकल के आया था कि नहीं निकल के आया था। देखो ये इसको सॉल्व करोगे तो ये निकल के आया था कि नहीं निकल के आया, बस यही बताने का मकसद था। देखो यहाँ ये निकल के आया, कुछ और निकल के आया, देखो आ गया ये 2ab अपन या a प्लस बी आया कि नहीं आया, यही निकल के आया। अब इसको यहाँ क्या लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, HM ऑफ a एंड b लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। बताओ जी कोई दिक्कत है क्या। तो इसका मतलब कहीं कोई डाउट कोई दिक्कत कुछ हो, कैसे आता भाई ये, अगर a एंड b दो नंबर दिया गया इसके बीच के HM दिया गया है तो क्या लिखते थे भाई, HM इज इक्वल टू क्या लिखते थे, ये है तो ये क्या करो 1/a 1/h 1/b, इसको AP बदल दो, AP बदलने के बाद क्या है 1/2/h इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b की b कर दो। ऐसे करते थे, कितना करते फिर a प्लस बी डिवाइड बाई ए बी, कितना आ जाता 2/h, एच इज इक्वल टू कितना आ जाता 2ab अपन a प्लस बी, निकाल के यही लाते थे कि नहीं लाते, फिर कोई निकाल के ये लेके आए तो यही आया। नीचे वही ये क्या है अपना h है, एच एम ऑफ a एंड b। यहाँ तक बात समझ में आया क्या, यहाँ तक बात समझ में आ गया तो फिर आगे बढ़ते हैं, हम आगे जो कह रहा है उसको समझते हैं धीरे धीरे सब कुछ। देखो वही सब कुछ जो अभी प्रूव किया वही सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है, बस यहाँ PPT पे सॉल्व है, वहाँ मैंने खुद सॉल्व किया। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है भाई, इस बात को समझते हैं थोड़ा,
ध्यान रखिएगा इस बात को। क्या कह रहा है कि दो नंबर अगर ए और बी दो वास्तविक संख्याएं दी गई हैं और अनइक्वल हैं, लेट ए एंड बी टू रियल पॉजिटिव एंड अनइक्वल नंबर, लेट ए जी एन एच बी दियर ए एम जी एम एन एच एम। अब ए और बी दो नंबर दिए गए हैं, इसका ए एम बता सकते हो कितना होगा, ए एम होगा ए प्लस बी बाई टू, जी एम कितना होगा बता सकता कोई, रूट ए बी होगा, और एच एम कितना होगा कोई बता सकता भाई क्या, एच एम होगा कितना, टू ए बी अपान ए प्लस बी होगा कि नहीं होगा, बताओ जी। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? ये ए एम जी एम एच एम यही कह रहा है कि ए एम जी एम एच एम है, तो वही कह रहा है कि ए एच जी अगर यही देखा जाए कि जो ए है अगर इसको ए बोल दिया जाए और इसको जी बोल दिया जाए, इसको एच बोल दिया जाए, तो जो ए जी एच होगा ये क्या बनाएगा, ये जी पी बनाएगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाएगा। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब क्या, ए जी एच अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, जी पी में है, तो मिडिल टर्म का जो स्क्वायर होता है जी स्क्वायर जो होता है ए इंटू एच के बराबर होता है कि नहीं होता, ए एच के बराबर होता है। और एक बात और निकल के आता है, जो अरिथमेटिक मीन होता है कि ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, ज्योमेट्रिक मीन जो होता है हार्मोनिक मीन से बड़ा होता है। कैसे होता है ये सारी चीज़ों को हम बारी बारी से हम तुमको समझाते हैं। पहला पोर्शन क्या हुआ कि जो अपना पहला वाला प्रूफ देखो कैसे होगा, इसको थोड़ा सा छोटा सा प्रूफ है, इसको मैं बता देता हूँ। तो ए इज इक्वल टू कितना होगा, ए प्लस बी डिवाइड बाई टी होगा, और जी इज इक्वल टू कितना आया था, रूट ए बी आया था, और एच इज इक्वल टू कितना निकल के आया था, टू ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी निकल के आया था कि आया नहीं आया था, निकल के यही आया था। अब देखो अर्थ में ए जी एच यही निकल के आया कि नहीं निकल गया। अब ए इंटू एच हम निकालते हैं, तो ए इंटू एच क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ए जी एच जी पी में है तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एच होता था, हम ए एच पता करते हैं, जी स्क्वायर को प्रूव कर देते हैं। ए कितना हो जाएगा, ए प्लस बी बाई टू, एच कितना आया भाई, टू ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी ही तो आया, कुछ और आया। अब बताओ जी, देखो ए प्लस बी कट गया, टू टू कट गया, कितना आया, ए बी ही तो आया। ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, रूट ए बी का स्क्वायर कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, जी की स्क्वायर ही तो आया, तो क्या यही तो लिखा है, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच। लो जी, ये पहला टर्म तो हम प्रूव कर दिए। अब दूसरा क्या था भाई, दूसरा ये था कि अरिथमेटिक मीन जो होता है ये ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, ज्योमेट्रिक मीन जो होता है हार्मोनिक मीन से बड़ा होता है। इसको प्रूव करना है, चलो इसको दिखाते हैं कैसे प्रूव किया जाएगा, सब बात को बारी बारी से हम समझते हैं कैसे होगा। चलो देखते हैं पहले क्या होगा भाई, क्योंकि हम जानते हैं कि अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन होता है, पिछले क्लास में अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ के आया, ये बड़ा होता है। ठीक है, अगर ये बड़ा होता है तो अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन ये जी से डिवाइड करोगे 1 से बड़ा आएगा कि नहीं आएगा, ये भी जानते हैं। ठीक है, अगर ये जानते हैं क्योंकि हमने देखा कि ए जी एच जो है किस में है, जी पी में, अगर जी पी में है तो ए डिवाइड से जी करेंगे, ये बराबर आएगा जी डिवाइड से एच करेंगे बराबर आएगा कि नहीं आएगा। अगर ए डिवाइड से जी ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो ए डिवाइड से जी किसके बराबर है, जी डिवाइड से एच के बराबर है कि नहीं है, कि जी डिवाइड से एच ग्रेटर देन 1 आएगा, तो इसका मतलब ज्योमेट्रिक मीन किसके बराबर होगा, बड़ा होगा, हार्मोनिक मीन। क्योंकि हम जानते हैं कि अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के बड़ा है, तो ज्योमेट्रिक मीन देखो हम निकाल के लेके आए कि हार्मोनिक मीन के बड़ा है, तो इसलिए देखो ये भी प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया। बताओ जी, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे बढ़ें, ठीक है आगे बढ़ते हैं। फिर इस हिसाब से क्या हो गया भाई, फिर वो जो होता नहीं कि एन टर्म के लिए, अगर इस बात को हम समझे, एन टर्म देखो लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, नहीं लिखे होंगे तो हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब जब एन पॉजिटिव इंटीजर हमको दिए हों, एन पॉजिटिव नंबर्स इंटीजर नहीं, एन पॉजिटिव नंबर्स दिए गए हों, तब भाई ये अरिथमेटिक मीन क्या होता है ये निकालते हैं, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है ये होता है, और ये हार्मोनिक मीन निकाले होती है एन अपान 1 अपान ए 1 प्लस 1 अपान ए 2 प्लस ऐसे डॉट डॉट 1 अपान एन होगा नहीं। अब ये तीनों इक्वल आपस में इक्वल कब होंगे, जब ये A1 A2 A3 डॉट डॉट एन ये सब आपस में बराबर हो जाएं। तीनों इक्वल तभी होंगे जब A1 A2 A3 डॉट डॉट आपस में बराबर हो जाए, ये सब भी ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है उस पोर्शन को देखते हैं। चलो ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको भी जरा देखो, एक आध क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, उस क्वेश्चन भी मैंने रखा, उस क्वेश्चन को भी हम लगा लेंगे। इसको हमको थ्योरम पार्ट में थ्योरी मतलब प्रूफ नहीं करना, केवल समझना है कैसे क्या होता है। ए जी एच तीन संख्याओं ए बी सी के माध्य, ए जी एच आर मीन्स ऑफ थ्री नंबर्स ए बी सी, देन द इक्वेशन हैविंग ए बी सी एज इट्स रूट इज क्या होगा, देखो कैसे होगा। ए क्या है अरिथमेटिक मीन, जी क्या है ज्योमेट्रिक मीन, एच क्या है हार्मोनिक मीन, आर द थ्री नंबर्स ए बी सी, देन द इक्वेशन हैविंग ए प्लस ए बी सी एज इट्स रूट्स, ए बी सी इसके क्या होंगे रूट्स होगा।
जहाँ हम जानते हैं कि ए क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3 होता है, जी क्या होता है, ए बी सी पावर 1/3 होता है, और एच क्या होता है 3 डिवाइड्स बाई 1/a 1/b 1+c। इसको निकालने पे ये निकल के आता है, बाद में सब वैल्यू रख के इक्वेशन जो निकाल के लेके आते हैं, इक्वेशन क्या निकल के आता है भाई, ये हमको ये इक्वेशन याद रखना चाहिए बस। इक्वेशन को याद कर लो भाई, एक्स क्यूब माइनस 3a x² प्लस 3g³ डिवाइड बाई एच एक्स माइनस जी क्यूब इक्वल टू 0 होता है। 2-4 बार पढ़ोगे, 1-2 न्यूमेरिकल लगाओगे, रट जाएगा। क्या रट जाएगा भाई, एक्स क्यूब माइनस 3a x² प्लस 3g³ डिवाइड बाई एच एक्स माइनस जी क्यूब इज इक्वल टू 0। एक्स क्यूब माइनस 3a x² प्लस 3g³ डिवाइड बाई एच इंटू एक्स माइनस जी क्यूब इक्वल टू 0। अभी देखो ये न्यूमेरिकल लगाएंगे, ये क्लियर हो जाएगा। तो इसका नहीं है कि न्यूमेरिकल नहीं पूछा जा सकता, न्यूमेरिकल पूछा जा सकता। तो जो पिछले दो थ्योरी पार्ट पढ़े उसके न्यूमेरिकल से देखो, कह रहा है दो संख्याओं का समांतर माध्य 10 दिया गया। भाई देखो समांतर माध्य हमको 10 दिया गया है, तो 10 दिया गया तो लगाओ भाई, हमको 10 दिया गया, क्या दिया गया, समांतर माध्य यानी ए इज इक्वल टू दिया गया 10, ठीक है। और उसके अलावा 172 माध्य दिया गया, जी इज इक्वल टू 8। हमसे पूछा हरात्मक माध्य बताओ, क्योंकि हम जानते हैं कि g² इज इक्वल टू ए एच के बराबर होता है। तो जी दिया गया 64 हो जाएगा, ए दिया 10, हरात्मक आंसर तुझे पूछा गया, तो एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6.4। बस चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है उसको समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इससे हार्ड क्वेश्चन थोड़ी ना पूछेगा भाई। कह रहा है कंस्ट्रक्ट या क्यूबिक इक्वेशन। अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा जा सकता है, क्योंकि वो अगर आपको पता है उसके अकॉर्डिंग तभी लगा सकते हैं, अगर आपको थ्योरम नहीं पता तो नहीं लगा सकते। अब ये देखो ये क्या हार्ड है क्वेश्चन, हार्ड नहीं है, लेकिन अगर आपको थ्योरम नहीं पता है तो बहुत हार्ड है। कंस्ट्रक्ट ए क्यूबिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 4 एंड 8 यूजिंग द मीन रूट थ्योरम। ये जो अभी थ्योरम पढ़ के आए हैं, तो इसका मतलब क्या है, ए दिया है, बी दिया है और ये हमको सी दिया गया है। तो अगर इसका मीन निकालोगे कितना हो जाएगा भाई, अरिथमेटिक मीन निकालो कितना हो जाएगा, 2 + 4 + 8 हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना 3, कितना हो जाएगा भाई 14/3, ठीक। और ये जी कितना होगा भाई, जी हो जाएगा कितना 2 × 4 × 8 डिवाइड बाई कितना 1/3। तो 8 चौक 32 दूना 64 का पावर होल यानी कितना हो जाएगा, ये 4 आएगा। और एच निकालोगे कितना हो जाएगा 3 डिवाइड्स बाई कितना 1/2 1/4 + 1/8, यही तो आएगा, कुछ और आएगा, यही आएगा। और ये 2 4 8 का एलसीएम 8 होगा, 8 होगा तो 8 ऊपर आ जाएगा भाई, नीचे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 चौके 8 4 दूनी 8 + 8 4 2 6 1 7 यानी 8/7 कितना हो जाएगा भाई, अरे यहाँ 3 भी रहेगा ना, तो कितना हो जाएगा 8 3 24 24 डिवाइड बाई 7। ये हो गया, हो गया। अगर ये हो गया तो इसका इक्वेशन क्या निकल के आता है भाई, कुछ याद है इक्वेशन क्या आया था भाई, एक्स क्यूब माइनस 3a x² प्लस 3g³ डिवाइड बाई एच इंटू एक्स माइनस जी क्यूब इक्वल टू 0। यही तो आया था निकल के, कुछ और आया था, यही आया था। अपना ए निकल के क्या आया, ए अपना निकल के आया 14/3 और जी निकल के आया था 4 यानी 64 का पावर 1/3, ये कितना आया था 4। और एच निकल के आया अपना 24/7, ये टर्म्स निकल के आए, ठीक है। अब ये टर्म्स निकल के आया, चलो वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करो सीधे इक्वेशन आ गए। चलो निकालते हैं, फिर कैसे निकालेंगे, एक्स क्यूब एज इट इज रहने दो, इक्वेशन निकालना 3a कितना है भाई 14/3, 14/3 रख दो इंटू x² प्लस 3 इंटू जी का क्यूब सीधे रख दे भाई, कितना आएगा 64 डिवाइड बाई कितना h कितना है भाई 24/7, 24/7 7 को ऊपर कर दे, कोई दिक्कत है क्या, ये x हो जाएगा माइनस जी का क्यूब कितना हो जाएगा 64 इक्वल टू 0, यही इक्वेशन है। चलो फिर लगाते हैं कितना हो जाएगा, देखो 3 3 यहाँ पोर्सन कट जाएगा, ये 3 8 24, ये 8 28 64, ये कितना हो जाएगा भाई एक्स क्यूब माइनस 14x², ये कितना हो जाएगा 8 7 56 x, ये कितना हो जाएगा -64 इक्वल टू 0। यही आंसर है अपना, यही अपना इक्वेशन है। चलो आगे बढ़े, आज के लिए इतना ही पोर्शन था, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। देखो बाकी चीज़ें हम पढ़ते ही रहेंगे, जो चीज़ें क्लास में चल रही हो तो होगा ही। ज़रूरी यह है कि आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करिए, मेहनत करिए, आप जिस काम के लिए जुटे उस काम को पूरा करिए। बाकी आप थोड़ा मेहनत करेंगे तो आपको पता ही है, अगर आप मान लीजिए अगर एक नंबर में बाद अगर आप 10 में से एक नंबर दूँ, अगर आप 5 नंबर तक का मेहनत कर रहे हैं तो आप मान चलिए हम 8 और 9 नंबर का मेहनत करेंगे, कभी कभी 10 भी हो जाएगा, लेकिन ज़रूरी है कि आप पढ़ना स्टार्ट करिए, ठीक है। तो अगर आप पीवाई की सीरीज़ से नहीं जुड़े हैं तो पीवाई की सीरीज़ की देखिए,
ग्रेजुएशन का पोर्शन भी साथ में चल रहा है, 12th पोर्शन तो बढ़ ही रहा है आगे। तो लेक्चर हो सके तो अब देखो, अब इसका PYQ डिस्कशन करने लायक हम लोग हो चुके हैं, तो हो सकता है अगला लेक्चर हम लोग चक्रव्यूह सीरीज का लेके आएँ। तो ज़रूरी है तो पढ़ने की। ठीक है, आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।